100 साल पहले अर्थ के स्काइज में एक मिस्टीरियस रिफ्ट खुल गया, जिससे ढेर सारे डिमेंशनल बीस्ट्स बाहर आ गए। उन्होंने पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया और इंसानियत को एक्सटिंक्शन के कगार पर ला खड़ा किया। सिर्फ वो लोग जिनके पास अवेकन टैलेंट्स थे वही इनके खिलाफ खड़े हो पाए। इन सर्वाइवर्स में से एक है येटियान, एक ऑर्फन जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। वही उसकी इकलौती फैमिली बची है। अनफॉर्चुनेटली येटियान के पास सबसे वीक टैलेंट्स में से एक है, जिसकी वजह से उसे हमेशा डाउट रहता है कि वो उस इंसान को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं जिसे वो सबसे ज्यादा मानता है। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उसे सपने में एक क्रीपी एनर्जी ने जैप किया, और जब वो उठा तो उसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब नोटिफिकेशन देखा, एक अदरवर्ल्डली सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे अपनी बहन का टैलेंट कॉपी करने की एबिलिटी दे रहा था। उस पल से येटियान के पास अपनी डेस्टिनी रीराइट करने की पावर आ गई, क्योंकि उसका नया गिफ्ट उसे कोई भी टैलेंट कॉपी करने की परमिशन देता है। इसी बीच वो पिगटेल्ड क्यूटी प्राउडली अपनी बनाई हुई डिश शो ऑफ करती है, ब्रेज्ड पोर्क, जो येटियान का फेवरेट है। खाना और घर की वार्मथ पाकर येटियान स्माइल किए बिना नहीं रह पाता। टैलेंट कॉपिंग की पावर मिरेकुलस है, लेकिन वो इसे अपनी छोटी बहन पर टेस्ट नहीं करने वाला। फिर भी वो नोटिस करता है कि उसका बेस टैलेंट उसके खुद के वीक टियर 1 टैलेंट से कहीं बेहतर है। ये यू का फ्रॉस्ट टैलेंट एक्सट्रीमली रेयर है, और एक बार ये अवेकन हो गया तो वो श्योर है कि वो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह डोमिनेट करेगी। वो मन ही मन होप करता है कि उनके पेरेंट्स अब शांति से रेस्ट कर सकेंगे। बाद में येटियान एक हुडी पहनता है और बाहर निकलता है अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। टैलेंट सेंसर एक्टिवेट करने पर उसे पता चलता है कि रेंज अभी सिर्फ 3 मीटर्स है। लो टियर टैलेंट से भरी भीड़ में ये छोटा सा रेडियस फ्रस्ट्रेशन फील कराता है। वो उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक मिड टियर टैलेंट मिल जाए, पर उसे सिर्फ अनइम्प्रेसिव टैलेंट्स ही मिल रहे हैं। फिर भी वो जल्द ही अकेडमी चेक करने का सोच रहा है। भले ही वो लो टियर टैलेंट के साथ अवेकन हुआ हो, ये कॉपिंग एबिलिटी उसका गेम पूरी तरह बदल सकती है। एक बात पक्की है, येटियान एक ऐसी अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है जो स्टूडेंट्स को टैलेंट इवैल्यूएशंस के बेस पर जज न करे। ये ख्याल एक आइडिया लाता है और वो लिनहाई बेस 5th अकेडमी में अप्लाई करने का फैसला करता है। कैंपस की तरफ जाते हुए वो ढेर सारे स्टूडेंट्स को मिड टियर टैलेंट्स के साथ देखता है, लेकिन येटियान डिस्करेज्ड फील नहीं करता। डीप डाउन उसे कॉन्फिडेंस है कि उसका कॉपी टैलेंट उसे उन हाइट्स तक ले जाएगा जिसके बारे में इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जानता है कि वो आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। 10 दिन बाद लिनहाई बेस 5th अकेडमी के मार्शल स्टेडियम नंबर 3 में एक इंस्ट्रक्टर मार्शल वॉरियर बनने के रास्ते पर लेक्चर दे रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सफर मार्शल अप्रेंटिस बनने से शुरू होता है, जो आगे आने वाली हर चीज की फाउंडेशन रखता है। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शुरुआत बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखने से होती है। इस पॉइंट से इंस्ट्रक्टर उन्हें वो टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है। वो ग्रुप को बताता है कि इसकी की चेस्ट के सामने एक एयर वॉर्टेक्स फॉर्म करने में है, जो ये साइन है कि उन्होंने बॉडी ट्रेनिंग के बेसिक्स को ग्रास्प कर लिया है। हर कोई अपनी पोज में आ जाता है, इंस्ट्रक्टर को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हुए। ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो बेहोश हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, या फ्रस्ट्रेशन में गिर जाते हैं, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रगल करते हुए। लेकिन येटियान हिलता तक नहीं। अचानक एक स्टूडेंट पैनिक में चिल्लाता है कि कोई बेहोश हो गया है, पर इंस्ट्रक्टर अपनी पलकें भी नहीं झपकता। वो सख्ती से कहता है कि कमजोरों को इग्नोर करो, यहाँ लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। वो उनसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है, एयर वॉर्टेक्स क्रिएट करना, क्योंकि उसके बिना मार्शल वॉरियर बनने का 0 चांस है। इसी बीच येटियान चुपचाप अपने क्राइसिस से लड़ रहा है। वो सब कुछ सही कर रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा। हवा का एक झोंका तक नहीं। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, और वो अपने लो टियर टैलेंट को कोसता है, उसे ही जिम्मेदार मानता है कि वो हवा का एक पफ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर का पेशेंस खत्म होता है, वो गुस्से में कहता है कि ये अब तक की सबसे वर्स्ट क्लास है जो उसने पढ़ाई है। हर कोई जमीन पे गिरा हुआ है, सिवाय येटियान के जो अभी भी खड़ा है, भले ही मुश्किल से। इंस्ट्रक्टर ताना मारता है और कहता है कि वो उम्मीद करता है ये लूजर्स चेनडोंग का एग्जाम्पल फॉलो करें और लेजी इडियट्स की तरह एक्ट करने के बजाय अपनी मोटिवेशन बढ़ा लें। बाद में येटियान जियांग बाओ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि ये चेनडोंग कौन है। जियांग स्माइल करता है और डिटेल्स बताता है। चेनडोंग कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, वो रियल डील है। उसे मार्शल अप्रेंटिस बनने में सिर्फ आधा महीना लगा, और वो इतना इंप्रेसिव था कि प्रिंसिपल ने खुद उसे पर्सनल डिसिप्लिन के लिए अपने अंडर ले लिया। येटियान सोचता है कि चेनडोंग के पास जरूर कोई हाई टियर टैलेंट होगा। फिर जियांग प्राउडली चेनडोंग का ऑटोग्राफ दिखाता है, ये कहते हुए कि जब चेनडोंग टॉप पर पहुंचेगा तो सिर्फ ये सिग्नेचर ही कुछ महीनों का रेंट पे कर देगा। येटियान स्पीचलेस रह जाता है, जबकि वो बिग फेस वहां गर्व से सीना फुलाए खड़ा रहता है। अचानक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि आसपास के सभी स्टूडेंट्स खुशी से कूदने लगे हैं चेनडोंग को इस तरफ आते देखकर। पूरी भीड़ उसके ऑटोग्राफ के लिए मर रही है, और जियांग फुल स्पीड में आगे भागता है, सबको धक्का देते हुए, बस एक और ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसी बीच येटियान चेनडोंग को चेक कर रहा है, जो यहाँ काफी बड़ा नाम है और उसके पास सॉलिड मिड टियर रैंकिंग है। चेनडोंग सबसे कहता है कि वो यहाँ उन्हें टीचर की तरफ से एनकरेज करने आया है, और अपने दोस्तों के सामने मजाक का पात्र बनने का उसका कोई इरादा नहीं है। येटियान ने स्मार्ट प्ले किया और हैंडशेक करने पर जोर दिया, जिससे भीड़ पागल हो गई। जियांग पहला हैंडशेक लेने के लिए दौड़ता है, और बाकी भीड़ उसके पीछे भागी है, जब तक कि फाइनली येटियान की बारी नहीं आ जाती। येटियान का अपना ही गेम चल रहा है। वो हाथ बढ़ाता है, हैंडशेक सील करता है, और चेनडोंग कैजुअली उसे गुड लक विश करता है। तभी येटियान के लिए सब क्लिक होता है। बाद में वो स्टेटस विंडो के सामने खड़ा होता है, जिस पर लिखा था मिड टियर टैलेंट कॉपीड एंड रेडी टू फ्यूज। अब तो टैलेंट रीपर को भी नहीं पता कि ये फ्यूजन कैसा होने वाला है। येटियान अभी भी श्योर नहीं है कि पहले उसे अंदर से थंडर ने क्यों जैप किया था, पर वो उस ख्याल को साइड में रखता है और जो सामने है उस पर फोकस करता है। वो आगे बढ़ता है और फ्यूजन ऑप्शन सिलेक्ट करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके चेस्ट में तेज दर्द होता है, जैसे कोई उसका दिल सीधा मीट ग्राइंडर में डाल
रहा हो। अब इस स्किल थीफ का दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे पिघल रहा हो। फाइनली रियलाइज होता है कि चोरी करना उतना आसान नहीं है जितना लगा है। वो जमीन पर गिरा हुआ है, बस किसी तरह टिका है। कुछ देर बाद स्टेटस विंडो लाइट अप होती है, कंफर्म करते हुए कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट सक्सेसफुली मिड ईयर में अपग्रेड हो गया है। जितना दर्दनाक ये था, रीपर को लगता है कि ये वर्थ इट था। वो सारा दर्द एक फ्रेश स्टार्ट और खुद के ब्रांड न्यू वर्जन के लिए ट्रेड किया। साथ ही कॉपी टैलेंट का कूल डाउन सिर्फ 30 डेज है। वो सोचता है कि टाइम खत्म होने पर वो फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता है जो उसके लिए परफेक्ट है। अब वो बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक ट्राई करने के लिए गियर शिफ्ट करता है। पोजीशन लेने के बाद वो एक और कोशिश करता है और ठीक उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा टॉर्नेडो बनने लगा है। सब कुछ इतना स्मूथली फ्लो कर रहा है अब, जबकि वो एक मिड ईयर टैलेंट रॉक कर रहा है। इसके साथ उसे बड़ी पिक्चर दिखाई देने लगी है और एलीट मार्शल वॉरियर बनना अब नामुमकिन नहीं लगा। असल में ग्रेट मार्शल वॉरियर के लेवल तक पहुंचना अब पॉसिबल फील हो रहा है। एक महीने बाद चांद की रोशनी में एक खौफनाक वुल्फ एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा है। उसी वक्त एक पिता और बेटी डिनर प्लान्स बना रहे हैं। इसी बीच ये टियन अब एक मार्शल अप्रेंटिस बन चुका है और आगे लंबा रास्ता है एक ट्रू मार्शल वॉरियर कहलाने से पहले। चेन डोंग को प्रिंसिपल से पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये टियन सोचता है कि वो बंदा जरूर उससे कहीं तेज लेवल अप कर रहा होगा। पलक झपकते ही पिता के हाथ से लैंटर्न जमीन पर गिरता है। जैसे ही वो सैविज वुल्फ उस पर हमला करता है और उसे इंस्टेंटली मार देता है। छोटी बच्ची की चीख सन्नाटे को चीर देती है और ये टियन जम जाता है। ये ब्रूटल नजारा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक पैनिक फैल जाता है जब सबको रियलाइज होता है कि उनके बीच एक मॉन्स्टर है। हवा शोर से भर जाती है, लोग चिल्लाते हैं कि भागो। मॉन्स्टर को किसी को मारते हुए देख उनकी आवाज डर से कांप रही है। ये टियान पहली बार किसी मॉन्स्टर को इतने करीब से देख रहा है। जैसे ही वो क्रीचर छोटी बच्ची के पास आता है, ये टियान हिम्मत जुटाता है और उसे वहां से खींच लेता है। वुल्फ बिल्कुल उनके पीछे है। डर उसे घेर लेता है जब उसे एहसास होता है कि बीस्ट बहुत तेज है, उन्हें भागने का वक्त ही नहीं मिल रहा। ठीक तभी एक हीरोइक फिगर सीन पर धमाके के साथ आता है। पीछे से वुल्फ को टक्कर मारता है और उनके नीचे की सड़क क्रैक हो जाती है। सिल्वर मून वुल्फ घूमता है उस फिगर पर गुर्राते हुए जिसने उसके शिकार को रोकने की हिम्मत की। वहां खड़ा है कोई और नहीं बल्कि फेमस कैप्टन गेल वुल्फ, जो लेट आने के लिए माफी मांग रहा है। वो ये टियान को ऑर्डर देता है कि जब तक वो बीस्ट को संभालता है तब तक वो लड़की को सेफ रखे। जब ये टियान अपनी सांसें दुरुस्त करता है और लड़की को पकड़ता है, गेल वुल्फ सीना तान कर खड़ा होता है, एक शो दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही हीरो उस डरावने वुल्फ से भिड़ता है, ये टियान जल्दी से छोटी बच्ची की आंखें बंद कर देता है उसे इस ब्रूटल नजारे से बचाने के लिए। गेल वुल्फ कॉम्बैट में उलझा हुआ तुरंत बीस्ट की रॉ पावर सेंस कर लेता है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। उसे कचरे की तरह फेंकने के बाद भी वो बता सकता है कि इसकी स्पीड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक स्मर्क के साथ वो उस ओवरग्रोन पपी को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा। ठीक तभी उसके 3 टीममेट्स आसमान से बिजली की तरह टपकते हैं, उसके बगल में लैंड करते हैं जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए। जैसे ही गे वुल्फ मूव करता है, उसके टीममेट्स बैकअप के लिए आते हैं, अपने ब्लेड से बीस्ट को गहरा घाव देते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि पपी फाइनली खत्म हो गया, लेकिन तभी मॉन्स्टर एक हड्डी जमाने वाली चीख निकालता है। उसकी बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है जैसे उबलते खून से भाप। एक नजर में वो बंदा समझ जाता है कि क्या होने वाला है। ये ब्लड बर्स्ट मोड में एंटर कर रहा है। वो दूसरों को वार्न करता है कि सतर्क रहो क्योंकि चीजें अब और खराब होने वाली हैं। उसका एक साथी कैप्टन को चेक करने दौड़ता है जो अभी ठीक है, लेकिन तभी वो सब वुल्फी को भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, अंधेरों में गायब होते हुए। गेल वुल्फ अपनी आंखें नैरो करता है, वो पहले ही मूव पर है। वो इस पपी को जिंदा जाने नहीं देने वाला। अचानक हवा में पर्पल मना का सर्ज आता है और एक लड़की सही वक्त नीचे आती है। उसका बो पहले से खिंचा हुआ है। गेल वुल्फ स्माइल करता है, वो इस प्रिटी आर्चर के आने का ही वेट कर रहा था। फिर वो अपना तीर छोड़ती है और वो हवा में सीटी बजाते हुए सीधा सिल्वर मून वुल्फ की गर्दन में जा लगता है और बस ऐसे ही बीस्ट जमीन पर ढेर हो जाता है, मौके पर ही खत्म। गेल वुल्फ जोर से हंसता है, कहते हुए कि बीस्ट अभी भी उनकी स्क्वाड से लड़ने के लिए बहुत वीक है। दूसरा टीममेट लड़की की तारीफ में सर हिलाता है, उसकी स्नाइपिंग स्किल्स को टॉप टियर बताता है। इसी बीच ये टियान चुपचाप मॉन्स्टर का स्टेटस चेक करता है। स्टेटस विंडो सिल्वर मून वुल्फ के ट्रेट्स रिवील करती है, लो टियर ब्लड टैलेंट और नोविस टियर स्पीड टैलेंट। पेपर पर कुछ खास नहीं, पर ऐसे क्रीचर के हाथों में ये अनप्रिपेयर्ड फाइटर्स को केओस में डालने के लिए काफी डेंजरस है। छोटी लड़की भी हैरान रह जाती है। वुल्फ की मौत का ब्रूटल नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन जैसे ही चीजें शांत होने लगती हैं, ये टियान एक हल्की सी मूवमेंट पकड़ता है। वुल्फ का एक पंजा हिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जबकि लैकीज कूल ऑफ हो रहे हैं, अपनी छोटी सी विक्ट्री बबल में सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि सी टाइप मॉन्स्टर्स को डील करना हमेशा दर्दनाक होता है। वो पहले ही ड्रिंक प्लान्स बना रहे हैं जैसे सब खत्म हो गया हो। तभी गेल वुल्फ के इंस्टिंक्ट्स जागते हैं, वो सेंस कर लेता है कुछ गड़बड़ है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सबको चिल्लाता है कि मॉन्स्टर अभी जिंदा है। गुस्से के एक धमाके में सिल्वर मून वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, फ्यूरी के साथ चिल्लाते हुए। उसकी आंखें प्योर नफरत से जल रही हैं, आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे मॉन्स्टर्स हार का मतलब नहीं समझते, वो अपनी जिद में खौफनाक होते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। गेल वुल्फ की टीम ऑर्डर के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन कैप्टन आगे बढ़ता है। वो उन्हें रुकने को कहता है, ये वीक पपी उसका शिकार है। ठीक तभी वो बड़ा आदमी ये टियान की तरफ मुड़ता है और उसे हटने की वार्निंग देता है, कहते हुए कि एरिया अभी भी डेंजरस है। लेकिन ये टियान रिएक्ट करने के लिए बहुत खोया हुआ है। गेल वुल्फ उसे चिल्लाता है कि वहां से भाग जाए, लेकिन टैलेंट रीपर इसे अपनी पावर का रियल टेस्ट ड्राइव लेने का परफेक्ट मौका मानता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधा बीस्ट की तरफ बढ़ता है। हर वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो अपना मुक्का सिल्वर मून वुल्फ पर मारता है और अगले ही सेकंड स्टेटस
स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, टैलेंट कॉपीड। ये टियान पीछे कूदा है लेकिन सीधा वुल्फ की बॉडी पर लैंड करता है। विंडो बार बार फ्लैश करती है, वही मैसेज रिपीट करते हुए। दोनों हाथों से ये स्किल थीफ मॉन्स्टर को प्रेस करता है, एनर्जी की शॉक वेव्स भेजते हुए बीस्ट को अंदर से जलाता है। जैसे जैसे वो टैलेंट्स कॉपी करता है, ये टियान इस स्लॉटर को एंजॉय करने लगा है, कॉप्स पर मुक्के पे मुक्के बरसाते हुए। फाइनली गेल वुल्फ बीच में आता है और उसे होश में लाता है, याद दिलाते हुए कि बीस्ट कब का मर चुका है। ये टियान जो अभी भी वुल्फ को पकड़े हुए है, जानता है कि क्रीचर मर चुका है, पर उसके लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। तभी गेल वुल्फ आगे बढ़ता है और अपनी टीम को सफाई की ड्यूटीज देना शुरू करता है। वो अपने 3 सबऑर्डिनेट्स को गिरे हुए आदमी और सिल्वर मून वुल्फ की लाश को हटाने का ऑर्डर देता है, जबकि आर्चर को छोटी बच्ची का ख्याल रखने का काम दिया जाता है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, गेल वुल्फ ये टियान की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो उसे अपनी स्क्वाड के मेंबर के रूप में दोबारा देखना चाहेगा, एक बार जब ये टियान मार्शल वॉरियर की रैंक तक पहुंच जाए। ये ख्याल ये टियान को एक्साइटमेंट से भर देता है। वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो उस स्पॉट को अर्न करने के लिए काफी स्ट्रांग होगा। बाद में जब वो घर पहुंचता है, सबसे पहला काम वो चेहरे से खून धोना करता है, ध्यान रखते हुए कि उसकी बहन को कुछ पता न चले। अगर ये यू ने उसे ऐसे देख लिया तो वो चिंता से पागल हो जाएगी। साफ होने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और शांत घर में चलता है। सिर्फ ये यू को अपने बेड पर गहरी नींद में सोते हुए पाता है, एक बच्चे की तरह हल्के से खर्राटे लेते हुए। नींद में वो बड़बड़ाती है, बिग ब्रो, और ये उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ले आता है। फिर शांत रात में बाहर कदम रखते हुए ये टियान फाइनली दिन के बोझ को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि ये पहला दिन जब उसने किसी रियल मॉन्स्टर का सामना किया। और तो और वो बीस्ट सिर्फ थोड़ा स्ट्रांग नहीं था, वो उन कहानियों के मॉन्स्टर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर और डरावना था जो सुनकर वो बड़ा हुआ है। जैसे ही वो ये यू को ब्लैंकेट उठाता है, ये इंश्योर करते हुए कि वो गर्म और सेफ है, उसके अंदर एक खामोश इरादा बनता है। वो जानता है कि उसे जल्द ही मार्शल वॉरियर का स्टेटस हासिल करना होगा, क्योंकि एक दिन शायद वही अकेला होगा जो अपनी बहन और ऐसे किसी नाइटमेयर के बीच खड़ा होगा। अब उसका दिमाग एक वाइल्ड थॉट के साथ घूमने लगा है, सोचते हुए कि क्या मॉन्स्टर टैलेंट्स को ह्यूमन बॉडी में मर्ज करना पॉसिबल है। बेड पर वो अपने सामने मंडरा रही स्टेटस विंडो को घूरता है, मॉन्स्टर के टैलेंट्स की डिटेल्स पर नजरें जमाए हुए। वो अंदर से जानता है कि ये फ्यूजन जानलेवा हो सकता है, शायद पिछली बार से भी ज्यादा दर्दनाक, लेकिन स्ट्रांग बनने की चाहत किसी भी डर से ज्यादा तेज है। अगर इसका मतलब अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करना है, खासकर अपनी बहन को, तो वो कुछ भी झेलने को तैयार है, चाहे रास्ता कितना भी ब्रूटल क्यों ना हो। स्पीड टैलेंट के लिए ये टियान खुद को तैयार करता है। वो अपने मुंह में एक कपड़ा ठूंस लेता है, दांत भींच कर आने वाले दर्द को सहने के लिए तैयार। जैसे ही वो फ्यूजन प्रोसेस शुरू करता है, दर्द एक तूफान की तरह हिट करता है। ये उसकी बॉडी में फ्लड करता है, तेज और लगातार। हर लहर ऐसी लगती है जैसे उसकी मसल्स और हड्डियां टुकड़े टुकड़े की जा रही हो। वो दांत पीसता है, खुद को पकड़े हुए, जैसे उसका वजूद ही बिखरने की कगार पर हो। इस ब्रूटल फ्यूजन प्रोसेस के बीच में रूम में एक तेज क्रैक की आवाज गूंजती है और उसका पैर तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। दर्द आग की तरह ऊपर चढ़ता है। वो अपने पैर को घूरता है, पैनिक उसे घेर लेता है। वो सवाल करता है कि क्या टैलेंट कॉपिंग फेल हो गई। डाउट उसे जोर से हिट करता है और एक सेकंड के लिए वो सोचता है कि क्या अपनी लिमिट्स पुश करना एक गलती थी। उसका सर घूमता है और बॉडी ऐसी लगती है जैसे फिसलती जा रही हो। ये स्किल थीफ जानता है कि उसका काम तमाम हो गया है। ये यू को आवाज लगाने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाए, अंधेरा उसे पूरी तरह निगल लेता है। अगली सुबह वो झटके से उठता है, दिल जोर से धड़क रहा है, अभी भी अंदर तक हिला हुआ। सबसे पहली चीज वो अपना पैर चेक करता है और देखता है कि कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं है। सब कुछ परफेक्टली फाइन लग रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि रात में क्या हुआ था, लेकिन जो भी था उसने उसे एक सीरियस अपग्रेड दिया है। उसकी बॉडी हल्की महसूस हो रही है। वो जल्दी से स्टेटस विंडो ओपन करता है, ये सब कंफर्म करता है। ये टियान जिसके पास मिड ईयर कल्टिवेशन टैलेंट है, अब उसके पास नोविस टीयर स्पीड टैलेंट भी है। टैलेंट कॉपिंग सक्सेसफुल रही। बाद में 5th अकेडमी के एक ग्रोव में ये टियान खुशी से झूम रहा है, तर्जान की तरह जंगल में उछल कूद कर रहा है, पेड़ों से कूद रहा है और आसानी से लैंड कर रहा है। वो एनर्जी से भरा हुआ है, खुद का एक ब्रांड न्यू वर्जन फील कर रहा है। जैसे ही वो अपना नया टैलेंट टेस्ट करता है, एक अकेला पत्ता हवा में नीचे गिरता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये टियान उसे बिना कोशिश किए पकड़ लेता है। कोई शक नहीं कि सिल्वर मून वुल्फ की तेजी बस औसम है। उसके बाद ये टियान बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए पोजीशन में आता है। वो हिसाब लगाता है कि उसकी स्पीड अब शायद मार्शल वॉरियर के बराबर हो सकती है, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी सीरियसली कम है। कितना अच्छा होता अगर वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढ पाता। अचानक जियांग उसे आवाज देता है। ये टियान को ग्रोव में ट्रेन करते हुए देखकर वो पास आता है, इस टैलेंट रीपर के कंधे पर थपथपाता है और तुरंत फर्क नोटिस करता है। ये टियान अब सॉलिड फील हो रहा है, एक काफी स्टर्डी बंदे की तरह। जियांग शर्त लगाता है कि उसने पहले ही मार्शल अप्रेंटिस स्टेज ब्रेक कर ली है। फिर वो हिम्मत करके पूछता है कि क्या ये टियान और स्ट्रांग बनने का रास्ता ढूंढ रहा है और सजेस्ट करता है कि वो मॉन्स्टर ब्लड पीकर देखे। ये अजीब इंसान कैजुअली मान लेता है कि खुद ऐसा करने के बाद वो पहले से कहीं तेज इंप्रूव होने लगा। पहले तो ये टियान को इस पर एक शब्द भी यकीन नहीं होता, लेकिन अब वो सच में शॉक्ड है ये सुनकर कि मॉन्स्टर ब्लड में एक्चुअली इतनी पावर होती है। ये टियान को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने सिल्वर मून वुल्फ का खून लेने का मौका गंवा दिया जब वो ठीक उसके सामने था। लेकिन तभी वो वियर्डो जियांग मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ये टियान इंटरेस्टेड हो तो वो मॉन्स्टर ब्लड हासिल करने का एक रास्ता जानता है। जाहिर है ये टियान और सुनना चाहेगा। तभी जियांग सारी डिटेल्स उगल देता है। अपेरेंटली उनके लिनहाई बेस के हायर अप्स ने शहर के ठीक बाहर एक नया वाइल्ड जोन खोला है। इसे 5 मेजर अकेडमी
एकेडमीज के लिए एक एग्जाम एरिया के तौर पर सेट किया गया है और एग्जाम पास करने का प्राइज और कुछ नहीं बल्कि मॉन्स्टर ब्लड है। ये टियान इस वाइल्ड जोन के डेंजर लेवल के बारे में पूछता है और जियांग कैजुअली कहता है कि ये काफी लो है, ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही क्लियर किए जा चुके हैं सिवाय कुछ बचे कुछ डिसेंडेंट्स के जो वीक हैं। ये टियान सोचता है कि ये ट्राई करने लायक है। जियांग तुरंत ये टियान को एग्जाम के लिए अपनी स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश करता है। ये टियान का चेहरा ब्लैंक हो जाता है, प्रैक्टिकली जम जाता है, जैसे उसे किसी फेशियल पैरालिसिस स्पेल ने हिट किया हो। क्लियरली इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में उसे मुश्किल हो रही है। जियांग रोता है कि उसने ये टॉप सीक्रेट इन्फो सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि वो अच्छे दोस्त है। ये टियान माफी मांगता है पर कहता है कि वो अगली बार ज्वाइन करेगा। जियांग उसे कोल्ड हार्टेड कहता है ऐसे मना करने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि ये टियान को टीम अप करना बहुत रिस्की लगता है। उसकी एबिलिटी अभी भी एक सीक्रेट है और इसे रिवील करना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। वो सोचता है कि अकेले चीजों को हैंडल करना ज्यादा सेफ है। ये टैलेंट रीपर अब फायर्ड अप है और पहले से कहीं ज्यादा डिटर्मिन्ड है ब्रेक थ्रू करने के लिए, वो मॉन्स्टर ब्लड हासिल करने के लिए और फाइनली मार्शल वॉरियर की रैंक तक पहुंचने के लिए। एक महीने बाद 5th एकेडमी के मेन ऑफिस में प्रोफेसर गुस्से में पूछता है कि क्या किसी ने इंटेल लीक की, क्योंकि ये टियन ने बिना एग्जाम इन्विटेशन मिले ही साइन अप कर लिया। हिचकिचाते हुए ये टियन सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस है तो वो रजिस्टर करने के लिए काफी क्वालिफाइड है। फ्रस्ट्रेट होकर प्रोफेसर उसके सामने एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट फेंकता है। भले ही वो चाहता है कि ये बच्चे थोड़ा और लंबा जिएं, अगर ये टियन एग्जाम देना चाहता है तो उसे ये साइन करना ही होगा। फिर गुस्से और चैलेंज के मिक्स के साथ प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर उसे मरने से डर लगा है तो वो बाहर निकल जाए। कुछ देर बाद ये टियन चेहरे पर एक हल्की स्मर्क लिए ऑफिस से बाहर निकलता है। वो एग्रीमेंट पहले ही साइन कर चुका है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ताना मारता है, सोचते हुए कि क्या स्टूडेंट सच में मानते हैं कि ऐसे एग्जाम्स उनके लिए बने हैं। अपनी स्मर्क के साथ वो बड़बड़ाता है कि ये टियान इस बात पर पछताएगा। अगली सुबह ये यू उठती है और अपने भाई को आवाज लगाती है, लेकिन डिलिशियस खाने की खुशबू से ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ खींचती है जहां सब कुछ पहले से तैयार है। उसे ये टियान का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वो 3 दिन में वापस आएगा क्योंकि उसके स्कूल में एक इवेंट है। इसे पढ़कर ये यू सोचती है कि ये कैसा इवेंट है जो इतना लंबा चलता है और चुपचाप अपने भाई की सेफ्टी के लिए दुआ करती है। जब ये टियान लोकेशन पर पहुंचता है तो 5th एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से गूंज रहे हैं। वहां 5 मेजर एकेडमी से ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। इसी बीच मो शाओ जो 1st एकेडमी के अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है 5th एकेडमी के स्टूडेंट्स पर एक नफरत भरी नजर डालता है। उन्हें गार्बेज एकेडमी का स्कम कहता है। उसका बॉडीगार्ड मजाक में सजेस्ट करता है कि उसे मॉन्स्टर्स के साथ ह्यूमंस का भी शिकार करना चाहिए, बस इन वीकलिंग्स को खत्म करने के लिए। जियांग बाओ मो शाओ की तरफ इशारा करता है और ये टियान को बताता है कि वो मो फैमिली की यंगर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। ये जानते हुए कि पॉलिटिकल फैमिलीज कितनी एरोगेंट हो सकती हैं, ये टियान जल्दी समझ जाता है कि शाओ बस एक और ईगो ड्रिवन बंदा है। अचानक एक लड़का जिसकी तलवार अभी भी म्यान में है सीधा 1st एकेडमी के कैंप में चलता हुआ आता है। आंखें मो शाओ पर फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ टिकी हुई हैं। स्टूडेंट्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो उनके कैंप में घुसा कैसे, लेकिन वो लड़का जो क्लियरली गुस्से में है उन्हें इग्नोर करता है और शाओ को सामने आने का चैलेंज देता है। वो कहता है कि वो यहाँ उसे टुकड़ों में काटने आया है। ये सुनकर शाओ बस स्मर करता है, ये क्लियर करते हुए कि वो इस लड़के को दोबारा हराने के लिए तैयार है। ये टियान उन्हें ऐसे बहस करते देख क्यूरियस हो जाता है और जानना चाहता है कि वो लड़का कौन है। गॉसिप किंग होने के नाते जियांग बाओ उसे बताता है कि वो लड़का ली युनचिंग है, 2nd एकेडमी का एक जीनियस जो एक बार मो शाओ से हार चुका है। 1st एकेडमी का प्रोफेसर स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है कि मजाक बंद करो, याद दिलाते हुए कि ये लोग स्ट्रांग हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये टियान को कोई परवाह नहीं और वो जोर जोर से ली युनकिंग के लिए चीयर करने लगा है। ली युनकिंग कंफ्यूज्ड और थोड़ा ऑकवर्ड दिखा है, सोचते हुए कि ये रैंडम बंदा कौन है और वो उसके लिए क्यों चीयर कर रहा है जब वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। ठीक तभी अथॉरिटीज को पता चलता है कि 2 राइवल्स लड़ने वाले हैं और एक अनाउंसमेंट होती है वार्निंग देते हुए कि जो कोई भी वाइल्ड जोन के बाहर लड़ाई शुरू करेगा उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई रास्ता न होने पर ली युनकिंग 1st एकेडमी के कैंप से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कसम खाता है कि एक बार वो वाइल्ड जोन के अंदर पहुंच गए तो वो अपने राइवल को नहीं छोड़ेगा। शाओ बस हंसता है और कुछ नहीं कहता, क्लियरली अम्यूज्ड है। दूसरी तरफ ली युनचिंग ये टियान के पास आता है, उसे चीयर करने की हिम्मत दिखाने के लिए उसकी तारीफ करता है और उसका नाम पूछता है। जब ये टियान अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो ली युनचिंग के टैलेंट्स ऑब्जर्व करने का मौका भी लेता है, नोटिस करते हुए कि उसके पास लो टियर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टियर सोर्ड टैलेंट है जो ये टियान को काफी डिसेंट लगता है। ये टियान हाथ बढ़ाते हुए सपोर्ट का एक फ्रेंडली जेस्चर ऑफर करता है, ली युनचिंग को इनकरेज करते हुए कि वो अपना बेस्ट दे और आने वाले वाइल्ड जोन एग्जाम में मो शाओ को सरपास करने का एम रखे। ली युनचिंग सरप्राइज होकर उसका हाथ मिलाता है और उसे भी गुड लक विश करता है। जो ली युनचिंग नहीं जानता वो ये है कि ये असल में ये टियान का एक क्लेवर मूव था जिसने हैंडशेक का यूज करके चुपके से ली युनचिंग का सोर्ड टैलेंट कॉपी कर लिया। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि एग्जाम शुरू हो गया है, 1st एकेडमी के स्टूडेंट्स को वाइल्ड जोन में एंटर करने के लिए बुलाया जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सब अंदर दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच ली युनचिंग अपनी टीम ढूंढने निकल जाता है। अनॉयड की स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी के ऑर्डर के बेस पर एंटर करना पड़ रहा है। जैसे ही वो जाता है ये टियान एक छुपी हुई जगह पर जल्दी से जाता है जहां वो सेफली कॉपी टैलेंट को फ्यूज कर सके। जब वो फ्यूजन शुरू करता है तो एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज उसकी बॉडी में दौड़ता है जिससे इंटेंस दर्द होता है। भले ही वो इससे 2 या 3 बार पहले गुजर चुका है, वो अभी भी इसका पूरी तरह आदी नहीं हुआ है, हालांकि वो दर्द को हैंडल करने में बेहतर हो रहा है। एक बार जब स्वॉर्ड टैलेंट पूरी तरह फ्यूज हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वेव उसके चारों ओर फूट पड़ती है। नई पावर टेस्ट करने के लिए ये टियान पास के पेड़ों पर स्लैश करता है जो सालों से उग रहे थे और एक सिंगल
स्ट्राइक के साथ वो उन्हें काट देता है, खुद को स्टन्ड और अमेज छोड़कर। उसकी स्टेटस विंडो तुरंत अपडेट होती है। अब दिखा रहा है मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट, नोविस टियर स्पीड टैलेंट और मिड टियर स्वॉर्ड टैलेंट। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि पहली 4 अकेडमीज वाइल्ड जोन में एंटर कर चुकी हैं और फाइनली 5th अकेडमी का वक्त आ गया है। 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स, जिसमें जियांग बाओ और ये टियान शामिल हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी आगे आने वाला है उसका सामना करने के लिए तैयार। वाइल्ड जोन में एंटर करने पर सभी स्टूडेंट्स अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। ये टियान एक रास्ते पर अकेला आगे बढ़ता है, अलर्ट और कॉशियस रहते हुए। अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसके पीछे आ रहा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो घूमता है और देखता है कि एक जायंट स्नेक उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये टियान हवा में ऊंचा कूदा है और पलक झपकते ही अपनी तलवार से मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। स्नेक बेजान होकर जमीन पर गिरता है। अपने किल के प्रूफ के तौर पर ये टियान उसकी एक आंख निकाल लेता है और अपना पहला पॉइंट अर्न करता है। फाइट के बाद ये टियान रियलाइज करता है कि ये बीस्ट्स रिलेटिवली वीक है, लेकिन एग्जाम रूल्स के मुताबिक एक स्टूडेंट जितने ज्यादा बीस्ट्स मारेगा उसकी रैंक उतनी ही हाई होगी। टॉप पर पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड ये टियान फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर करेगा। टॉप स्कोरर के रिवॉर्ड में 3 मिड-ईयर बीस्ट ब्लड्स और 100,000 युआन शामिल है, जो कोई छोटा प्राइज नहीं है। ये टियान जानता है कि आगे लंबा रास्ता है और इन रिवॉर्ड्स को अर्न करने के लिए उसे हंटिंग जारी रखनी होगी। अपने स्पीड टैलेंट का यूज करते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना शुरू करता है और बीस्ट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अपने दोस्त जियांग को देखता है जो फंसा हुआ है और मॉन्स्टर्स की एक होड़ से घिरा हुआ है। जियांग डर से जम गया है, कांप रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है, खुद को डिफेंड करने में पूरी तरह असमर्थ। जैसे ही एक फ्लैंज्ड वुल्फ उस पर लपकता है, ये टियान तुरंत रिएक्ट करता है। वो एक बो पकड़ता है, तीर चलाता है और प्रिसिजन के साथ बीस्ट को मार देता है। जियांग बाओ की आंखें शॉक से फैल जाती हैं जब वो ये टियान को देखता है। अभी भी डर से भरा हुआ जियांग उसे वार्न करता है कि इन मॉन्स्टर्स से न उलझे, कहते हुए कि ये टियान भी इतना वीक है कि वो इन डेडली फ्लैंज्ड वुल्फ्स का सामना नहीं कर सकता। ये सुनकर ये टियान के चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है और अपने स्पीड और स्वॉर्ड टैलेंट्स की कंबाइंड फोर्स के साथ वो बीस्ट्स के आसपास एक ब्लर की तरह मूव करता है। सेकंड्स के अंदर उन्हें आधा काट देता है। एक बार जब सारे मॉन्स्टर्स ढेर हो जाते हैं, ये टियान उनकी बेजान बॉडीज के बीच शांति से खड़ा रहता है, बिल्कुल बेपरवाह। इसी बीच जियांग जमकर खड़ा है, एक शब्द बोलने के लिए भी टू स्टन्ड। जो उसने अभी देखा उस पर यकीन करने में स्ट्रगल कर रहा है। सब कुछ उसे अनरियल लग रहा है। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद ये टियान अपनी तलवार से फ्लैंज्ड वुल्फ का फैंग निकालता है, फिर जियांग की तरफ देखता है ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है अगर वो इसे रख ले। लेकिन जियांग का इसमें कोई से नहीं है। ये टियान ने ही उन्हें मारा है, तो ये फेयर है कि वो ही रिवॉर्ड रखे। ये नोटिस करते हुए कि जियांग कितना एग्जॉस्टेड लग रहा है, ये टियान पूछता है कि क्या वो सच में इस हालत में आगे बढ़ने का प्लान कर रहा है। लेकिन जियांग ने पहले ही अपना मन बना लिया है। वो एग्जाम से डन है, कहते हुए कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और वो बस लकी है कि बिना चोट खाए बच गया। उसके सारे टीममेट्स बुरी तरह जख्मी है, तो अब उसकी प्रायोरिटी उन्हें सेफली बाहर निकालना है। इससे पहले कि ये टियान फिर से निकले, जियांग उसे एक रूमर के बारे में वार्न करता है, वाइल्ड जोन में एक स्यूडो बीस्ट की मौजूदगी। ये टियान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो जियांग एक्सप्लेन करता है कि उसने सुना है 1st अकेडमी का एक ग्रुप 10 मीटर से लंबे एक जायंट स्पॉटेड स्नेक का शिकार कर रहा है। ये कोई आम स्नेक नहीं है, ये एक स्यूडो बीस्ट है, यूजुअल मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेयर। इसे गिराना 500 पॉइंट्स के बराबर है, जो शायद अवेलेबल हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। जैसे ही वो ये सुनता है, ये टियान जियांग पर प्रेशर डालता है बीस्ट की लोकेशन बताने के लिए। न चाहते हुए भी जियांग बताता है कि वो साउथ ईस्ट में है। बिना एक पल वेस्ट किए ये टियान उस दिशा में दौड़ पड़ता है, ये जानते हुए कि अगर वो 500 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो गया तो फर्स्ट प्लेस पक्का उसका होगा। जैसे ये टियान साउथ ईस्ट पहुंचता है, वो 1st अकेडमी यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स को जमीन पर जख्मी या मरे हुए देखता है। एरिया स्कैन करते हुए वो पास में हो रहे एक मैसिव इरप्शन को नोटिस करता है। वो सोर्स को फॉलो करता है और एक छत पर चढ़ता है, जहां से उसे एक जाइगेंटिक स्यूडो बीस्ट का क्लियर व्यू मिलता है जो तबाही मचा रहा है। 1st अकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट्स, जिसमें मो शाओ भी शामिल है, मॉन्स्टर के साथ बैटल में एंगेज्ड है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि क्रीचर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। शाओ ऑर्डर्स चिल्ला रहा है, अपनी टीम को बीस्ट को नीचे गिराने और 500 पॉइंट सिक्योर करने के लिए उकसा रहा है। उसका बॉडीगार्ड फाइट को करीब से ऑब्जर्व करते हुए नोटिस करता है कि बीस्ट थकने लगा है और जल्दी से मो शाओ को इन्फॉर्म करता है कि अब स्ट्राइक करने का परफेक्ट टाइम होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, स्यूडो बीस्ट गुस्से से भरा हुआ एक थंडरस रोर निकालता है जो शॉक वेव्स भेजता है और जमीन को चीर देता है। मो शाओ रोर सुनकर तेजी से जमीन से किक ऑफ करता है, बाकी का काम तमाम करने का फैसला करते हुए। अपने चेहरे पर एक विकेट स्मर्क लिए वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर को ब्लो देने के लिए आगे लपकता है। अगले ही सेकंड वो ब्लेड को स्यूडो बीस्ट के सर में घोंप देता है। खून तुरंत वहां से स्प्लैटर होता है। इंस्टेंटली उसे मॉन्स्टर की पूंछ से एक पावरफुल ब्लो मिलता है, जिससे वो मॉन्स्टर के सर से नीचे गिर जाता है। शाओ एक बिल्डिंग के पास जमीन पर गिरता है, जिससे दीवार में एक बड़ा डेंट पड़ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो अपना सर उठाता है, चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है क्योंकि 500 पॉइंट्स अब उसके हैं। स्यूडो बीस्ट फाइनली जमीन पर ढेर हो गया है। ये एक पास की बिल्डिंग की छत से देखकर ये टियान लेट होने पर अफसोस करता है। इसी बीच मो शाओ अपने बॉडीगार्ड की तरफ चलता है, जो रिस्पेक्ट में झुका हुआ है और अपने मास्टर को 500 पॉइंट स्कोर करने पर कंग्रेचुलेट कर रहा है। शाओ हमेशा की तरह एरोगेंट होकर एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस होने का दावा करता है। अब हालांकि तुरंत मॉन्स्टर की स्किन का कलर बदल जाता है और वो अपनी खूनी आंखें खोलता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो जमीन से उठता है, जोर से दहाड़ते हुए। स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का गुस्सा अब दुगना हो गया है। ये स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। शाओ यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी सारी
सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन इससे पहले कि कोई और रिएक्ट कर पाए, मॉन्स्टर आसमान में उठता है और भाग जाता है पीछे केओस और डिस्ट्रक्शन छोड़कर। तभी शाओ को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक स्यूडो बीस्ट नहीं था, ये एक फुल फ्लेज्ड मॉन्स्टर था। ये ध्यान में रखते हुए बाकी एकेडमीज के बचे हुए सारे स्टूडेंट्स मो शाओ और उसकी टीम के साथ उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। मॉन्स्टर्स 1000 पॉइंट्स के बराबर होते हैं और उनमें से कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देना चाहता, ये जानते हुए कि उनके पहले के हमलों ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया है। शाओ समझता है कि उन्हें इसे जल्दी पकड़ना होगा, इससे पहले कि कोई और काम तमाम कर दे और रिवॉर्ड क्लेम कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सारी कुर्बानियां और मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। इसी बीच ये टियान एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, पावरफुल एनर्जी के सर्च से घिरा हुआ, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लिए। उन स्किल्स की बदौलत जो उसने कॉपी की हैं, वो जानता है कि वो शाओ और बाकी सबसे तेज है और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1000 पॉइंट्स का मॉन्स्टर इतनी अचानक सामने आ जाएगा। बिना वक्त वेस्ट किए वो ऑल इन जाने का फैसला करता है, अपनी स्पीड और पावर को लिमिट तक पुश करते हुए। उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेयर करता है और आंखों में अटूट इरादे के साथ वो खुद को आसमान में लॉन्च करता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो एक ह्यूज डिस्टेंस कवर कर लेता है, कैचअप करने और मॉन्स्टर को ट्रैक डाउन करने के लिए रेस लगाते हुए। कुछ देर बाद मैसिव मॉन्स्टर एक टूटती हुई बिल्डिंग की तरफ रेंगता है, अपने पीछे थिक पर्पलिश म्यूकस की ट्रेल छोड़ते हुए, जैसे वो छुपने की कोशिश कर रहा हो। ठीक उसी पल ये टियान सीन पर पहुंचता है, जमीन पर स्मूथली लैंड करते हुए। वो जल्दी नोटिस करता है कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स अभी तक एरिया में नहीं पहुंचे हैं और मॉन्स्टर द्वारा छोड़ा गया फ्रेश म्यूकस देखता है। बिना हिचकिचाहट के वो नीचे झुकता है और उसे टच करता है, ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हुए कि मॉन्स्टर कितनी देर पहले यहां से गुजरा। ट्रेल को फॉलो करते हुए वो रबड़ बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और ठीक बाहर रुकता है, शांत खड़ा होकर, जैसे वो अंदर की प्रेजेंस सेंस कर रहा हो। 1000 पॉइंट्स अकेले क्लेम करने के ख्याल से उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही ये टियान सावधानी से बिल्डिंग में एंटर करता है, उसे तुरंत मॉन्स्टर की स्ट्रॉन्ग तीखी बदबू हिट करती है। भले ही वो जानता है कि वो करीब है, वो बिना डर के आगे बढ़ता है, उसकी एनर्जी स्पेस को फिल करने लगती है। जैसे ही वो सराउंडिंग स्कैन करता है, उसकी आंखें अचानक शॉक से फैल जाती हैं और एक ठंडे पसीने की बूंद उसके माथे से नीचे गिरती है। ठीक उसके सामने वो मैसिव मॉन्स्टर है, उसका मुंह पूरा खुला हुआ है, जैसे वो सीलिंग से टपक रहा कोई लिक्विड पी रहा हो। सोर्स एक अजीब चमकदार पत्थर है और उससे गिरने वाला लिक्विड क्लियरली कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है। ये टियान वक्त वेस्ट नहीं करता और अपनी तलवार मैन से निकालता है, पहले वो 1000 पॉइंट्स अर्न करने और बाद में स्ट्रेंज लिक्विड से निपटने के ख्याल पर मुस्कुराते हुए। आंखों में जलता हुआ इरादा लिए वो सीधा मॉन्स्टर पर चार्ज करता है, लेकिन बीस्ट उसे सेंस कर लेता है और तुरंत रिएक्ट करता है। वो अनएक्सपेक्टेड स्पीड के साथ हवा में ऊंचा कूदा है, ये टियान को ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। जैसे ही ये टियान डॉज करने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर अपना हाथ जमीन पर मारता है, एक पावरफुल शॉकवेव भेजते हुए जो उसे जोर से पीछे फेंक देती है। फिर भी वो हार नहीं मानता, वो जल्दी से अपना बो पकड़ता है और पलक झपकते ही 3 तीर निकालता है और उन्हें मॉन्स्टर पर फायर करता है। उनमें से 2 क्रीचर को सीधा आंखों में लगते हैं और खून तुरंत बाहर निकलता है, जैसे बीस्ट दर्द और तकलीफ में चिल्लाता है। वो अपनी तलवार को कस के पकड़ते हुए फिर से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और उस पर स्ट्राइक करता है। उस स्टैब की इंटेंसिटी इतनी पावरफुल है कि ये टियान के हाथ उसकी इंटेंसिटी से कांप रहे हैं। मॉन्स्टर की बॉडी से खून बह रहा है, वो मॉन्स्टर के मांस को अपनी तलवार से बारी बारी काटता है। दर्द में तड़पता हुआ मॉन्स्टर अपना खून हर जगह स्प्लैश करता है। इससे पहले कि ह्यूज मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो, ये टियान पहले ही उसकी बॉडी से कूद चुका है। जैसे ही बैटल खत्म होती है, ये टियान राहत की सांस के साथ शैतानी मुस्कान देता है, ये मानते हुए कि अगर मो शाओ और उसके ग्रुप ने मॉन्स्टर को पहले नहीं थकाया होता तो वो उसे मारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाता। फिर उसका फोकस लिक्विड की तरफ शिफ्ट होता है, सोचते हुए कि ये क्या है। हालांकि उसकी तरफ आते हुए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एक मॉन्स्टर इसके पीछे था। इसका मतलब जरूर ये है कि ये किसी तरह का ट्रेजर है। बिना और लॉजिक लगाए वो टपकते हुए लिक्विड को अपने फ्लास्क में कलेक्ट करता है, बाद में एग्जामिन करने का फैसला करते हुए। एडिशनली ये टियान मॉन्स्टर की एक आंख अपनी तलवार से निकाल लेता है, इस सबूत के तौर पर कि वो मारा गया है। और क्योंकि मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है, वो उसे भी दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर लेता है। जैसे ही ड्रॉप से पत्थर भरा आधा फ्लास्क भर जाता है, ये टियान सोचता है कि ये काफी से ज्यादा है। एक आखिरी बार वो सीलिंग पर लगे पत्थर को देखता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस चीज को मो शाओ के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन न बनने दिया जाए। तो बिना कोई सेकंड थॉट दिए वो जल्दी से छत से लटकते हुए रॉक को काट देता है, उसे बैग में डाल देता है। इसके साथ ये टियान जाने का फैसला करता है, सैटिस्फाइड कि इन सब चीजों के साथ वो डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस पर आएगा। इसी बीच कुछ देर बाद फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट सीन पर पहुंचते हैं और मॉन्स्टर को मरा हुआ पाते हैं। जैसे ही वो बॉडी एग्जामिन करते हैं, पैनिक जल्दी उनके बीच फैल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसकी एक आंख निकाल ली गई है और उसका दिल खून से पूरी तरह खाली हो चुका है। मो शाओ का बॉडीगार्ड ये नजारा देखकर दंग रह जाता है और अपने मास्टर की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बचा है वो सिर्फ एक बेजान लाश है जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। शाओ की मुट्ठियां गुस्से से कांपती हैं और उसके दांत किचकिचाते हैं, जैसे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये जानना चाहते हुए कि किसने वो 1000 पॉइंट की ट्रॉफी चुराने की हिम्मत की जो हक से उसकी थी। वो कसम खाता है कि जिसने भी इसे लिया है वो उसे ढूंढ निकालेगा और बर्बाद कर देगा। ये टियान उसी बिल्डिंग में छुपा रहता है, चुपचाप फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हुए। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही
रही हैं, उसे भिगो रही हैं जैसे वो ऊपर से ऑब्जर्व करता है। तभी वो ग्रुप को बिल्डिंग छोड़ते हुए नोटिस करता है। आदमियों में से एक मो शाओ को सजेस्ट करता है कि जिसने भी पॉइंट्स चुराए हैं वो जरूर अंदर गया होगा, जिससे शाओ हर उस शख्स की फुल सर्च का ऑर्डर देता है जो उन्हें मिलेगा। वो ये क्लियर करता है कि उन्हें चोर को हर हाल में ढूंढना ही होगा और वो जिम्मेदार इंसान को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये टियान सब सुन लेता है और रियलाइज करता है कि उसे कुछ देर के लिए नजरों से दूर रहना होगा वरना पकड़े जाने का रिस्क है। ये ध्यान में रखते हुए वो हवा में कूदा है, ऊंची और आधी टूटी हुई बिल्डिंग्स के बीच से निकलता है, सोच में डूबा हुआ। आज नहीं तो कल मो शाओ सहित सभी स्टूडेंट्स को सच पता चल ही जाएगा। एक बार जब वो 3 दिन बाद एग्जाम के एंड में पॉइंट कैलकुलेशन के लिए मॉन्स्टर पार्ट्स सबमिट करेगा तो ये साफ हो जाएगा कि वही था जिसने 1000 पॉइंट्स वाले मॉन्स्टर को हराया। तब तक वो लो प्रोफाइल रहने और भी स्ट्रांग बनने पर फोकस करने का फैसला करता है। तभी ये टियान एक ऐसी जगह देखता है जो शेल्टर के लिए सेफ लगती है और वहां लैंड करता है। वो अपना बैग खोलता है और मॉन्स्टर के ब्लड को स्टडी करता है, सोचते हुए कि इसे पीने से वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। बिना कोई सेकंड थॉट दिए वो उसे गटक जाता है। टेस्ट बिल्कुल घिनौना है, लेकिन ये टियान के लिए अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ गेन करना किसी भी कीमत पर मंजूर है। जैसे ही वो उसके बारे में सोचता है जो दूर अपने स्कूल में है, ये यूं सोच रही होती है कि उसका भाई कैसा होगा। वापस ये टियान के पास एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज उसे घेर लेता है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल से लगभग 4 गुना तेज होने लगी है। तब उसे रियलाइज होता है कि चेंडोंग और बाकी लोग इतनी जल्दी स्ट्रांग कैसे हो रहे थे। सिर्फ 2.5 दिन बचे होने पर वो जानता है कि उसे जितनी हो सके उतनी मेहनत से कल्टीवेट करना होगा। 3 दिन बाद अकेडमी का एग्जामिनर सबके पॉइंट्स रिकॉर्ड करना शुरू करता है। ली यन किंग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है, चेहरे पर एक प्राउड लुक लिए, और एग्जामिनर से अपना स्कोर अनाउंस करने को कहता है। उसके पास 195 पॉइंट्स हैं, जिसे वो एक सॉलिड रिजल्ट मानता है। कई स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड हैं, अप्रूवल में सर हिला रहे हैं, जब तक कि मो शाओ और उसका बॉडीगार्ड नहीं आते। एक स्मग ग्रिन के साथ शाओ दूसरों का मजाक उड़ाता है इतने लो स्कोर सेलिब्रेट करने के लिए। फिर एक विकेट स्माइल के साथ वो अपना बैग एग्जामिनर को पकड़ता है। पूरा अरीना केओस में फूट पड़ता है जब एग्जामिनर उसका टोटल 427 पॉइंट्स अनाउंस करता है। ली यन किंग जेलसी से भरा हुआ मो शाओ पर पॉइंट्स चुराने का आरोप लगाता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स क्लियरली इंप्रेस्ड हैं और उसे अब तक का हाईएस्ट स्कोर होने के लिए कंग्रेचुलेट करने लगे हैं। हालांकि शाओ का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है जब वो एडमिट करता है कि ट्रू हाईएस्ट स्कोर 1000 होना चाहिए, क्योंकि कोई और उस नंबर के साथ सामने नहीं आया है। एग्जामिनर कंक्लूड करता है कि जो अब तक वापस नहीं आया वो मोस्ट लाइकली मर चुका है और उस बेस पर मो शाओ बे को एग्जाम में फर्स्ट प्लेस दिया जाना चाहिए। जैसे ही फैसला फाइनल लगने लगता है, कदमों की आहट एरिया में गूंजती है, सबका ध्यान खींचती हुई। स्टूडेंट्स और एग्जामिनर सब सोर्स की तरफ मुड़ते हैं और दूर से वो एक शैडोवी फिगर को आते हुए देखते हैं। क्यूरियोसिटी हवा में भर जाती है जैसे वो क्लोजली देखते हैं, ये जानने के लिए बेताब कि ये मिस्टीरियस स्टूडेंट आखिर है कौन। वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ये टियान निकला। वो कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर के पास चलता है और अपना बैग हैंड ओवर करता है जिसमें मॉन्स्टर की आंखें हैं। एग्जामिनर जो क्लियरली स्टंट है, जोर से ये टियान का स्कोर अनाउंस करता है 1163। उसे इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉप स्कोरर घोषित करते हुए उसके रिवॉर्ड्स में 3 बॉटल्स मॉन्स्टर ब्लड और 100,000 युआन कैश शामिल हैं। ये टियान के दोस्त एक्साइटमेंट से उसके लिए चीयर करते हैं, जबकि ली युनशिंग वहां डिसबिलीफ में खड़ा रहता है, सोचते हुए कि इस बच्चे ने ऐसी विक्ट्री कैसे हासिल कर ली। इसी बीच मो शाओ अपने दांत पीसता है, रियलाइज करते हुए कि वो पब्लिकली ओवरशैडो हो गया है। जो बात और भी ज्यादा चुभती है वो ये पता चलना है कि जिसने उसे हराया वो 5th अकेडमी से है। आंखों में खामोश गुस्से के साथ वो अपने बॉडीगार्ड को सिग्नल देता है कि ये टियान के बारे में जो कुछ भी पता चल सके ढूंढ निकाले। टेंशन के बावजूद जियांग बाओ गर्व से चमक रहा है, फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने फ्लेक्स कर रहा है और शेखी बघार रहा है कि उसके दोस्त ने अभी कुछ लेजेंडरी किया है। दूसरी तरफ 5th अकेडमी का प्रोफेसर वही खुशी शेयर नहीं करता। वो चिंता में दिखता है, ये जानते हुए कि ये टियान ने अब मो क्लैन जैसी पावरफुल फैमिली को नाराज कर दिया है और डरता है कि ये जीत शायद उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। बाद में टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स ये टियान, शाओ बे और ली युनशिंग अपनी फोटोज खिंचवाना खत्म करते हैं, जो ऑफिशियली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के एंड को मार्क करता है, जिसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ही वो पोडियम पर साथ खड़े होते हैं, शाओ ये टियान को एक बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट देता है, उसकी तारीफ करते हुए कि उसमें उससे चोरी करने की हिम्मत थी। लेकिन इससे पहले कि टेंशन बढ़े, ली युनशिंग बीच में आता है और ये टियान को डिफेंड करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि शाओ की तरह ही ये टियान ने भी अपने पॉइंट्स अपनी स्किल से अर्न किए हैं। अभी भी अपने प्राइड से चिपका हुआ शाओ क्लेम करता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिस पर ये टियान उसे वहीं के वहीं चैलेंज करता है कि जब भी वो तैयार हो फाइट के लिए आ जाए, ताकि वो सेटल कर सकें कि सच में उस टाइटल का हकदार कौन है। ये टियान जानता है कि एक बार जब आप किसी पावरफुल या पॉलिटिकली कनेक्टेड इंसान के टारगेट पर आ जाते हैं तो भागने का कोई रास्ता नहीं होता। इकलौता ऑप्शन ये है कि इतना स्ट्रांग बन जाओ कि वो दोबारा चैलेंज करने की हिम्मत न करें। 3 दिन आगे बढ़ते हैं। ये टियान फाइनली घर वापस आता है। ये यू तुरंत उसे गले लगाने दौड़ती है और चेक करती है कि उसे चोट नहीं लगी। वो उसे ठीक देकर राहत महसूस करती है। ये टियान फिर उसे पैसों की एक बड़ी रकम से सरप्राइज करता है, बताते हुए कि ये उसकी एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। उनका प्लेफुल मोमेंट अब इंटरप्ट होता है जब वो एक मिस्टीरियस बुक निकालता है, द इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स। ये यू उत्सुकता से उसके बगल में बैठती है जैसे वो साथ में पन्ने पलटते हैं, और तभी ये टियान उस पत्थर की इमेज देखता है जो उसने अपने हंट के दौरान सीलिंग पर देखा था। इसका नाम टेराकोर एलिक्सर है, एक रेयर सब्सटेंस जो कल्टीवेशन के लिए इंसान के नेचुरल टैलेंट को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है। हालांकि ये सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनकी एबिलिटीज लो या मिड लेवल है। इंटरेस्टिंगली किताब ये भी मेंशन करती है कि और भी ज्यादा रेयर टेमोशल स्टोन्स जो हाई लेवल टैलेंट्स को भी एनहांस कर सकते हैं कभी
कभी आसपास पाए जाते हैं। इससे ये टियान को रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर ने जरूर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टेराकोर एलिक्सर का यूज किया होगा और अब उसने गलती से इस इनक्रेडिबली रेयर ट्रेजर को बिना इसकी असली वैल्यू जाने ले लिया है। उसके ख्याल तब इंटरप्ट होते हैं जब ये यू उसे टेराकोर एलिक्सर देती है जो अब एक छोटे फ्लास्क में स्टोर्ड है, लेकिन ये टियान को अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो बस स्मर करता है और ये यू को इसे पीने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अब स्ट्रॉन्ग बनने की बारी उसकी है। ये यू पूरी तरह शॉक्ड है। दोनों भाई बहन लाउंज में बैठे हैं पर इसमें से कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा। वो एलिक्सर पीने से मना कर देती है, आर्ग्यू करते हुए कि उसने अभी तक अपना टैलेंट अवेकन भी नहीं किया है और ये वेस्ट हो सकता है। जब वो उसका स्टेटस विंडो चेक करते हैं तो ये कल्टिवेशन टैलेंट को लो टियर और उसके पहले टैलेंट को नोविस टियर दिखाता है जो अभी भी अनअवेकन्ड है। क्योंकि उसका टैलेंट लो टियर है, टेराकोर एलिक्सर पीने के बाद डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हालांकि ये टियान को कोई आइडिया नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट कितना बड़ा हो सकता है। फिर भी ये यू सजेस्ट करती है कि वो इसे बेच दे, कहते हुए कि इतनी कीमती चीज की ह्यूज प्राइस मिलेगी। उसकी डम सजेशन को इग्नोर करते हुए ये टियान फिर से बुक के पन्ने पलटता है और जानता है कि जिस लोकेशन पर एलिक्सर मिला था वहां शायद एक रेयर टेरिटोरियल स्टोन भी हो सकता था। रियलाइज करते हुए कि उसने जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पछताने लगता है। अब अगर बात बाहर निकली तो पोटेंशियल बायर्स शायद यकीन न करें कि उसके पास स्टोन नहीं है और वो उसके पीछे भी आ सकते हैं। ये यू स्टंट है, इसे कंप्लीट वेस्ट कहती है। एलिक्सर को भी वेस्ट न होने देने के लिए ये टियान जल्दी से उसे उठाता है और इससे पहले कि वो प्रोटेस्ट कर सके उसका मुंह खोलता है और जबरदस्ती उसे पिला देता है। ये यू गुर्राती है और खांसती है, लेकिन फिर एक वार्म कंफर्टेबल फीलिंग उसमें फैल जाती है। हालांकि जब वो फिर से उसका स्टेटस चेक करते हैं उसका कल्टिवेशन टैलेंट अभी भी लो टियर शो कर रहा है, जिससे ये टियान सोचता है कि शायद बुक गलत थी। ये यू स्लीपी फील करते हुए लेटने और आराम करने का फैसला करती है। इसी बीच ये टियान थोड़ा और इंतजार करना चूज करता है, सोचते हुए कि शायद एलिक्सर ने अभी असर नहीं दिखाया है। करीब 1 घंटे बाद ये यू सोफा पर गहरी नींद में है, जबकि ये टियान उसी लाउंज में पास ही टेबल पर बैठा है। अचानक टैलेंट ऑरा की स्ट्रॉन्ग वेव्स ये यू से रेडिएट होने लगती हैं। ये टियान जल्दी से उसका स्टेटस विंडो चेक करता है और ये देखकर स्टन रह जाता है कि उसका कल्टिवेशन टैलेंट मिड टियर पर जंप कर गया है, 2 फुल टियर्स का इंक्रीज। मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट और उसके रेयर फ्रॉस्ट टैलेंट के कॉम्बिनेशन के साथ ये टियान श्योर है कि ये यू के पास फ्यूचर में एक टॉप रैंकिंग मार्शल वॉरियर बनने का पोटेंशियल है। ये रियलाइजेशन उसके खुद के इरादे को तेज कर देता है। शाओ के बारे में सोचते हुए वो मन ही मन उसे चैलेंज करता है कि आ जाओ, क्योंकि ये टियान उससे कभी हारने से इनकार करता है। बाद में अपने रूम में वापस आकर ये टियान फिर से मॉन्स्टर ब्लड पी रहा है, जिसका टेस्ट उसने आज तक जो कुछ भी पिया है उससे बुरा है, शे भी बुरा। लेकिन उस हॉरिबल फ्लेवर को ऑफसेट करने के लिए वो मूंगफली चबाता है, जबकि वो सोचता है कि ये उसकी कल्टिवेशन स्पीड को कितना इंप्रूव करेगा। उसकी सरप्राइज के लिए स्पीड अब नॉर्मल रेट से 8 गुना बढ़ रही है। वो अमेज्ड है कि मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड कितना इफेक्टिव है। अगर उसके पास ये काफी होता तो उसे कॉन्फिडेंस है कि वो 1 महीने के अंदर मार्शल वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू कर लेता। अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिर्फ 2 बॉटल्स बची हैं, जिससे वो सोचता है कि उसका अगला मूव क्या होना चाहिए। 10 दिन बाद 5th अकेडमी के जंगल में गहराई में ये टियान शांति से मेडिटेट कर रहा है। उसकी पावर्स चुपचाप सर्कुलेट कर रही हैं जब जियांग बाओ पैनिक में उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। सांस फूली हुई और डर से भरा हुआ जियांग उसे बताता है कि मो शाओबे सिक्लूजन में चला गया है और मार्शल वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। जियांग ये देखकर शॉक्ड है कि ये टियान हिलता तक नहीं। चिंता करने के बजाय ये टियान एक्चुअली डिसअपॉइंटेड फील करता है कि शाओ ने अभी तक उसे चैलेंज नहीं किया। वो पहले ही शाओ का टैलेंट देख चुका है और जानता है कि उसका कल्टिवेशन भी मिड ईयर है, तो उसे ब्रेक थ्रू करने में लाइकली 1 महीना लगेगा। जियांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कितना सीरियस है, याद दिलाते हुए कि शाओ एक वेल्दी और पावरफुल फैमिली से आता है और मॉन्स्टर ब्लड की सिर्फ 3 बॉटल्स ऐसे किसी को हराने के लिए काफी नहीं होंगी। ड्रामेटिक होते हुए जियांग ये टियान की लाश कलेक्ट करने का वादा करता है एक लॉयल फ्रेंड के तौर पर, और यहाँ तक कि ये यू का अच्छे से ख्याल रखने की कसम खाता है। ये टियान इस नॉनसेंस को पूरी तरह इग्नोर करता है और उस पर फोकस करता है जो उसके पास बचा है, कुछ लो रैंक मॉन्स्टर ब्लड और मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड। इनके साथ वो शायद एडवांस्ड मार्शल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच जाएगा, जो मार्शल वॉरियर रियल्म से बस एक छोटा कदम नीचे है। शायद ये फुल ब्रेक थ्रू के लिए काफी ना हो, लेकिन अपने स्पीड और स्वॉर्ड टैलेंट के साथ उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अभी भी एक रियल मार्शल वॉरियर के साथ हेड टू हेड जा सकता है। दुनिया के दूसरे हिस्से में मो एस्टेट पर ग्रैंड कैसल के स्टील गेट्स झटके से खुलते हैं और दूर से एक पावरफुल फिगर की परछाई उभरती है। ये और कोई नहीं बल्कि मो शाओबे है। उसका बॉडीगार्ड तुरंत रिस्पेक्ट में झुकता है और उसे मार्शल वॉरियर रियल्म में सक्सेसफुली एडवांस करने पर कंग्रेचुलेट करता है। मो शाओबे का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कमांडिंग एनर्जी अब उसे घेरे हुए है और ये साफ है कि चीजें ये टियान के लिए उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं जितना उसने कभी एंटिसिपेट किया था। हॉल में सर्वेंट्स शाओ की खिदमत कर रहे हैं, जो काम और कंपोज्ड दिख रहा है। इसी बीच मो एन लिन्हाई बेस की वेल्दी और प्रेस्टिजियस मो फैमिली का एक एलीट मार्शल वॉरियर और मो शाओ का पिता रूम में एंटर करता है। मो एन खुश है कि उसके बेटे ने अपनी सेक्लूडेड ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके एक फुल फ्लेज्ड मार्शल वॉरियर बनने पर उसकी तारीफ करता है। शाओ, जो क्लियरली स्ट्रॉन्गर और ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने पिता को अश्योर करता है कि वो कभी भी मो फैमिली के नाम पर धब्बा नहीं लगने देगा। जब मो एन उसे बताता है कि फैमिली के एंसेस्टर पर्सनली उसे रिवॉर्ड देंगे, तो शाओ तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, अपने पिता और उनके एंसेस्टर्स दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उस गाइडेंस और सपोर्ट के लिए जो उन्होंने सालों से उसे दिया है। उसके पिता उसे ज्यादा देर घुटनों पर रहने नहीं देते और जेंटली उसे खाने और अपनी पसंदीदा ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए कहते हैं, जो स्पेशली उनके ऑर्डर्स पर तैयार की गई हैं। जैसे ही मो एन जाता है, शाओ का एक्सप्रेशन डार्क
अवाक हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ता है और डिमांड करता है ये जानना कि क्या वो टास्क जो उसने सेक्लूजन में जाने से पहले असाइन किया था कंप्लीट हो गया है। बिना हिचकिचाहट के बॉडीगार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि ये टियन के पास न पेरेंट्स हैं, न फैमिली टाइज और न ही कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल बैकिंग, जिसका मतलब है कि वो उसके साथ वैसा डील कर सकते हैं जैसा शाओ चाहता है। ये सुनकर कि उसके दुश्मन के पास कोई प्रोटेक्शन या सपोर्ट नहीं है, शाओ फैसला करता है कि गेम खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन वो इसे कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग तरीके से करने का प्लान करता है। ये टियन को वीक मानते हुए शाओ अपने बॉडीगार्ड को उसका असैसिनेशन अरेंज करने का ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड वार्न करता है कि उनकी टेरिटरी में मर्डर कमिट करना कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, लेकिन शाओ डिस्क्रीटली एक शैडो असैसिन यूज करके ऐसा करने पर जोर देता है। हालांकि बॉडीगार्ड हेजिटेट करता है, नोट करते हुए कि शैडो असैसिन हायर करना कम से कम 1 मिलियन युआन कॉस्ट करेगा और शायद वर्थ इट ना हो। शाओ अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करता है। लिनहाई बेस में सिर्फ कुछ पावरफुल फैमिलीज कंट्रोल होल्ड करती हैं, जबकि बाकी सब गुलामों की तरह रहते हैं। जब गरीब कॉमनर्स टैलेंट के साइंस दिखाते हैं तो एलीट उन्हें एलिमिनेट करने और पावर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तेजी से एक्ट करते हैं। इसी बीच 5th अकेडमी के जंगल में गहराई में ये टियांग घंटों से ट्रेन कर रहा है। उसकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा से घिरी हुई है। जब वो बारिश आते हुए सेंस करता है, वो घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो मूसलाधार बारिश में चलता है, अचानक वो पास में एक प्रेजेंस फील करता है और स्टेटस विंडो चेक करता है। ये कोई ली कुन नाम का शख्स है जिसके पास शैडो टैलेंट है। इससे पहले कि ये टियान पूरी तरह प्रोसेस कर पाए कि क्या हो रहा है, ली कुन एक पास की छत से कूदा है और तलवार से उस पर हमला करता है। ये टियान नैरोली स्ट्राइक को डॉज करता है और पूछता है कि वो कौन है। ली कुन एक सिनिस्टर एज के साथ मुस्कुराता है और क्लियर कर देता है कि वो उसे मारने आया है। ली कुन की आंखें ब्लड शॉट हैं और एक लाल खंजर उसके दांतों के बीच दबा हुआ है। उसकी डरावनी अपीयरेंस ये टियान के ख्यालों को दौड़ा देती है, जैसे वो सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। पहले उसे शक होता है कि ये मो शाओ द्वारा भेजा गया असैसिन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह एडअप नहीं होता। शाओ पहले ही इतना स्ट्रांग है कि वो उसे खुलेआम फेस कर सके, तो वो शख्स जिसके पास वैसी पावर है स्नीक अटैक का सहारा क्यों लेगा? कंफ्यूजन उसके दिमाग में बनी रहती है, लेकिन उसके पास इस पर सोचते रहने का वक्त नहीं है। ली कुन अचानक हवा में ऊंचा कूदा है, खंजर आगे पॉइंट किए हुए स्ट्राइक करने के लिए तैयार। ये टियन जल्दी से अपनी तलवार अटैक ब्लॉक करने के लिए उठाता है और फिर पीछे कूदता है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि ली कुन गायब हो गया है। तभी वो शैडो टैलेंट का नेचर समझता है। ये इनविजिबल होने की एबिलिटी देता है। जैसे ही ये टियन मुड़ता है, ली कुन ठीक उसके पीछे रीअपियर होता है, ब्लेड उसके सर के पीछे एम किए हुए, लेकिन अपने स्पीड स्किल की बदौलत ये टियन नैरोली स्ट्राइक डॉज कर लेता है। फेल्ड स्नीक अटैक ली कुन को फ्रस्ट्रेट करता है, जिसने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टियन के लेवल का कोई बंदा इतना तेज होगा। ये टियन फैसला करता है कि डिफेंस खेलना बंद करने और सिचुएशन पलटने का वक्त आ गया है। एक विकेट ग्रिन के साथ वो आगे लपकता है और अपना वेपन ली कुन पर स्विंग करता है, लेकिन एक बार फिर असैसिन गायब हो जाता है। इस तरह का टैलेंट एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट के लिए हैंडल करना मुश्किल होता, लेकिन ये टियान के खिलाफ ऐसी ट्रिक्स पूरी तरह यूजलेस है। एक तंग गली के बीच में ये टियान शांत खड़ा रहता है, पूरी तरह अपने ओपोनेंट को सेंस करने पर फोकस्ड। जिस पल वो एनर्जी में शिफ्ट फील करता है, वो तेजी से अपनी तलवार घुमाता है, ली कुन की बॉडी को हवा में उड़ाता हुए। खून ली कुन के मुंह से निकलता है जैसे वो जमीन पर गिरता है। स्टन्ड और डिसबिलीफ में वो समझ नहीं पा रहा कि ये टियन, जो एक एलीट मार्शल वॉरियर भी नहीं है, उसके शैडो टैलेंट के आर पार कैसे देख सका। क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन से ड्रिवन वो एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन ये टियन शांत रहता है, धीरे धीरे उसकी तरफ चलता हुआ और जवाब देने के बजाय सवाल उस पर वापस मोड़ देता है, कहते हुए कि अगर ली कुन सच में जानना चाहता है तो उसे पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। स्मर्क करते हुए ली कुन अपने वेपन तक पहुंचने की कोशिश करता है और ताना मारता है कि वो जवाब तभी रिवील करेगा जब ये टियन अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा। एक पल में वो फिर से अटैक करता है। ये टियन स्ट्राइक डॉज करने के लिए हवा में कूदा है और जिस पल उसके पैर जमीन को टच करते हैं, वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। अपनी तलवार ली कुन की बॉडी के आर पार घोंप देता है। उसके पीछे खड़े होकर ये टियन एक बार फिर पूछता है कि उसे किसने हायर किया था। मरती हुई हंसी के साथ ली कुन ये टियन की तारीफ करता है कि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जिससे वो लड़ा है, और अपनी आखिरी सांस के साथ वो कन्फेस करता है कि वो मो शाओबे था। ये टियन गिरी हुई बॉडी के पास झुका है, लीक हो रही डार्क एनर्जी की स्ट्रीम्स की तरफ हाथ बढ़ाता है और ली कुन का शैडो टैलेंट कॉपी कर लेता है। जैसे ही पावर ट्रांसफर होती है, एनर्जी का एक सर्ज ये टियन की बॉडी में दौड़ता है और उसकी स्टेटस विंडो सक्सेसफुल कॉपी कंफर्म करती है। अब ये मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट और ब्लेड टैलेंट शो करता है, जिसमें उसकी स्पीड और शैडो टैलेंट्स दोनों नॉविस टियर पर रैंक्ड हैं। बारिश आसमान से गिरती रहती है, डार्क क्लाउड्स को चीरते हुए बिजली चमकती है, जैसे खून ली कुन के बेजान चेहरे को कवर कर लेता है। उसे वहीं छोड़ने के बजाय ये टियन पास के पत्थर इकट्ठा करता है और बॉडी को उनके नीचे दफना देता है। जैसे वो ऐसा करता है, एक ख्याल उसके दिमाग में आता है कि एक इंसान को पति की तरह नहीं जीना चाहिए। बेबसी से हवा और बारिश द्वारा इधर उधर फेंका जाता हुआ जाते हुए वो एक अकेले पत्ते को नीचे गिरते हुए नोटिस करता है, उसे हाथ में पकड़ता है और चुपचाप खुद से वादा करता है कि वो उस गिरे हुए पत्ते की तरह नहीं, बल्कि खुद हवा और बारिश की तरह जिएगा, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। जंगल को पीछे छोड़ते हुए ये टियन घर वापस आता है, ठीक तब जब शहर के ऊपर भारी बादलों का जमावड़ा जारी रहता है। एक गर्म शावर लेने और सूखने के बाद वो लाउंज में सेटल होता है, राहत की लंबी सांस के साथ सोफा में धंसते हुए। वो सब कुछ वापस लाया है जो ली कुन का था, जिसमें उसके वेपन्स भी शामिल हैं। ट्विन ब्लेड्स उठाते हुए ये टियन तुरंत रियलाइज करता है कि ये प्राइमोर्डियल वेपन्स हैं, वो किस्म जो उसकी अपनी तलवार से कहीं बेहतर है, जो लड़ाई के दौरान टूट गई थी। ली कुन के सामान में 1 मिलियन
युआन का गोल्ड कार्ड और 100,000 का सिल्वर कार्ड भी शामिल है, जो टोटल 3.5 मिलियन युआन बनाता है। बिना कोई सेकंड थॉट दिए ये टियान कार्ड्स को अपने वॉलेट में डाल देता है, इस ख्याल पर मुस्कुराते हुए कि जो पैसा शाओ ने उसे मारने के लिए खर्च किया था अब वो उसके खुद के फायदे के लिए यूज होगा। आइटम्स के बीच उसे एक बुक भी मिलती है जिसका टाइटल शैडो ब्लेड है, एक ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल, और आंखों में एक चमक लिए वो इसे अपने बढ़ते हुए आर्सेनल में ऐड कर लेता है। बुक खोलने पर ये टियान थ्रिल्ड है ये देखकर कि ये एग्जैक्टली वही है जिसकी उसे जरूरत थी, ये जानते हुए कि ब्लेड स्किल्स उसे अपने ब्लेड टैलेंट के पोटेंशियल को फुली अनलीश करने में मदद कर सकती हैं। बिना वक्त बर्बाद किए वो अपने बेडरूम की तरफ जाता है, दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराता है और सीखने के लिए बेड पर बैठ जाता है। वो स्किल बुक का पहला चैप्टर खोलता है, ट्रेनिंग में डूबने के लिए तैयार, लेकिन रियलिटी अचानक उसे स्ट्राइक करती है। पैनिक की एक लहर आती है जब उसे रियलाइज होता है कि ये यू अभी तक घर नहीं आई है। डर उसे घेर लेता है और ये टियान वापस लिविंग रूम की तरफ भागता है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, अगर मो शाओ बे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो एक असैसिन भेज सके तो ये पॉसिबल है कि ये यू भी डेंजर में हो। बिना कोई सेकंड थॉट दिए ये टियान बालकनी से कूदा है, एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता है। उसका दिल चिंता से धड़क रहा है और वो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए दुआ कर रहा है। जब वो डाउनटाउन एरिया में एक रेगुलर मिडिल स्कूल पहुंचता है, वो स्कूल यार्ड में लैंड करता है और पागलों की तरह ढूंढने लगा है। भले ही वो जानता है कि ये एक ऑर्डिनरी स्कूल है जहां मार्शल वॉरियर्स को ट्रबल कॉज करने या स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। ये टियान कन्विंस नहीं है कि शाओ बे जैसा इंसान रूल्स की परवाह करेगा। अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसके पीठ में चुभ रहा है। एक आवाज उसे हिलने से मना करती है। इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हुए ये टियान घूमता है और काउंटर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन ठंडा पड़ जाता है जब वो देखता है कि ये उसकी बहन ये यू है जो एक छाता पकड़े हुए मुस्कुरा रही है। वो कैजुअली एक्सप्लेन करती है कि क्लास के बाद वो क्लीन अप ड्यूटी पर थी और कमरे साफ करने के लिए रुक गई थी, अपने भाई के पैनिक से पूरी तरह अनजान। घर वापस जाते हुए सड़कों पर चलते वक्त ये यू नोटिस करती है कि उसका भाई पूरी तरह भीगा हुआ है, नंगे पैर है और बिना छाते के है। चिंता करते हुए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सच बताने के बजाय ये टियान एक वेग एक्सक्यूज देकर बाहर डाल देता है। जैसे ही वो साइडवॉक पर आगे बढ़ते हैं, एक स्लीक ब्लैक टिंटेड कार सड़क किनारे खड़ी है। अंदर मो शाओ बे चुपचाप बैठा है, फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीस रहा है। उसकी आंखें ये टियान पर टिकी हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि उसका टारगेट अभी भी जिंदा और सही सलामत क्यों है, और ये टियान को अपनी बहन के साथ कैजुअली चलता देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। घर वापस जाते हुए दोनों भाई बहन एक सॉसेज शॉप पर रुकते हैं और जैसे ही उनका ऑर्डर तैयार होता है वो बिजी स्ट्रीट पर घूमते हुए मौसम एंजॉय करते हैं। ये टियान कैजुअली ये यू से पूछता है कि वो डिनर में क्या खाना चाहेगी, मेंशन करते हुए कि आज रात वो कुक करेगा। कुछ पल सोचने के बाद वो उसकी सिग्नेचर डिश रिक्वेस्ट करती है, बॉइल्ड मीट स्लाइसेस। इसी बीच वही ब्लैक टिंटेड कार जो पहले थी अभी भी उन्हें फॉलो कर रही है, लेकिन इस बार ये टियान उसे नोटिस कर लेता है और रियलाइज करता है कि उन्हें स्टॉक किया जा रहा है। ये यू को कुछ भी शक होने दिए बिना वो सेफली अपने अपार्टमेंट वापस आते हैं। हालांकि ये टियान अभी भी बाहर पार्क की गई कार पर नजर रखता है। अंदर ये यू उसे डिनर के लिए टेबल सेट करने में मदद करने को बुलाती है। 3 दिन बीत जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, लेकिन स्टॉकिंग जारी रहती है। ये यू वापस क्लास में है, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस, जबकि ये टियान पास की छत से उस पर नजर रखता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड। वही ब्लैक टिंटेड कार उसके स्कूल के बाहर पार्क है और दुश्मन के द्वारा अपनी बहन को टारगेट करने का ख्याल उसे गुस्से से भर देता है। जब कार फाइनली चली जाती है, ये टियान तुरंत उसका पीछा करने का फैसला करता है, उम्मीद करते हुए कि ये उसे कुछ जवाबों तक ले जाएगी। अपने आसपास मैजिक समन करते हुए ये टियान तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदा है और उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां काली कार एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रुकी है। बेहतर व्यू के लिए एक कंस्ट्रक्शन क्रेन के ऊपर चुपचाप लैंड करते हुए वो देखता है कि कोई कार से बाहर निकलता है और बिल्डिंग में जाता है। जब ये टियान को एक प्रॉपर लुक मिलता है, वो तुरंत उस आदमी को अपने दुश्मन के रूप में पहचान लेता है। बिल्डिंग के अंदर फर्श पर खून के धब्बे हैं जब एक बाउंसर बेरहमी से एक आदमी को पीट रहा है, जो वहां गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांग रहा है, कहते हुए कि उसके पास मो शाओ बे को वापस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो कलेक्ट कर लेगा वापस कर देगा। वो डेस्परेट होकर गिड़गिड़ाता है, शाओ से उसे जाने देने के लिए कहता है। दीवार से कैजुअली टेक लगाए हुए शाओ कोल्डली धमकी देता है कि अगर आज पेमेंट नहीं हुई तो कर्ज दुगना हो जाएगा, याद दिलाते हुए कि उसका पैसा उधार लेना एक भारी कीमत पर आता है। आदमी घुटनों पर बैठ जाता है, एक्सप्लेन करते हुए कि इंटरेस्ट अनबेरेबल है और उसके पास बुजुर्ग माता पिता और बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है, इसलिए वो सच में आज पे नहीं कर सकता। इससे पहले कि शाओ जवाब दे सके, उसका मेन बॉडीगार्ड अंदर आता है और शाओ तुरंत शैडो असैसिन के बारे में न्यूज मांगता है। बॉडीगार्ड रिपोर्ट करता है कि असैसिन गायब हो गया है, हालांकि वो दूसरे कॉन्टैक्ट के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये सुनकर ये टियान को अब पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे शाओ ही था। इसी बीच शाओ का फ्रस्ट्रेशन उबल पड़ता है और वो उस गरीब आदमी को तब तक लात मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। कोई पछतावा न दिखाते हुए वो अपने आदमियों में से एक को बॉडी डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या उसने ये टियान की बहन से निपटने का तरीका फिगर आउट कर लिया है। अपना सर थोड़ा झुकाते हुए बॉडीगार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि वो ये काम अपने एक दोस्त को देने का प्लान कर रहा है जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। जैसे ही शाओ बॉडीगार्ड की तरफ चलता है, उसका फ्रस्ट्रेशन हद से पार हो जाता है। वो एडमिट करता है कि दूसरों पर भरोसा करना उसकी गलती थी और अब वो सब कुछ खुद हैंडल करेगा। बिना एक और शब्द बोले वो एक मुक्का मारता है जो बॉडीगार्ड को इंस्टेंटली जमीन पर गिरा देता है, कोल्डली इसे ड्यूटी फेल करने की सजा कहते हुए। मौका देखते ही ये टियान अपना प्राइमोर्डियल वेपन समन करता है और शाओ को पीछे से स्ट्राइक करने के लिए खुद को
आगे लॉन्च करता है। ठीक वक्त पर शाओ घूमता है और एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसके चेहरे पर डर फ्लैश करता है। ब्लेड की एक स्ट्रीक हवा को काटती है। हालांकि शाओ थोड़ा साइड में डॉज करता है, लेकिन कट से खून फूट पड़ता है क्योंकि ये टियान का ब्लेड अपना निशाना ढूंढ लेता है। ये टियान मजबूती से खड़ा रहता है, चेहरे पर एक विकेट ग्रिन फैली हुई। बॉडी जमीन पर गिरती है और बचे हुए गार्ड शॉक में इकट्ठा होते हैं, रियलाइज करते हुए कि उनका मास्टर मारा गया है। तेवर चढ़ाते हुए शाओ का सबसे करीबी बॉडीगार्ड अज्यूम करता है कि किलर ने बॉडी छुपाने के लिए शैडो असैसिन की स्किल यूज की है और सस्पेक्ट करता है कि ये ली कुन हो सकता है। लेकिन एक ब्रीफ मोमेंट की डरावनी खामोशी के बाद ये टियान परछाइयों से बाहर निकलता है। उसके ब्लेड्स वाइड फैले हुए हैं। जैसे ही वो उसे देखते हैं, ज्यादातर बॉडीगार्ड्स डर के मारे भाग जाते हैं, सिर्फ मेन बॉडीगार्ड पीछे रह जाता है। वो अपनी जगह खड़ा रहता है और ये टियान को कन्फ्रंट करता है, ये जानना चाहते हुए कि उसे शैडो टैलेंट कैसे मिला। ये टियान जवाब नहीं देता और उसकी तरफ चलता रहता है। आदमी जोर से चिल्लाता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने ये टियान के बैकग्राउंड में देखा है और जानता है कि वो बस लो टियर ट्रैश है। वो फिर डिमांड करता है कि उस जैसा कोई एक सिंगल स्ट्राइक में यंग मास्टर को कैसे गिरा सकता है और ली कुन कहाँ है। हर शब्द को इग्नोर करते हुए ये टियान हवा में कूदा है और प्रिसीजन के साथ नीचे स्लैश करता है, आसानी से आदमी का गला काट देता है। शांति से वो अपने ब्लेड से खून साफ करता है एक हैंडकरचीफ यूज करके, जिस पर शैडो असैसिन सिंबल बना है, और उसे बॉडीज पर फेंक देता है। जाने से पहले वो पीछे मुड़कर देखता है और कोल्डली कहता है कि वो कोई अनजान भेड़ नहीं है जिसे वो स्लॉटर कर सके, तो उन्हें गलत बंदे को चुनने के लिए खुद को ही ब्लेम करना चाहिए। 1 घंटे बाद मो एन और उसकी टीम सीन पर पहुंचती है। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जल रही हैं, सिर्फ उस इंसान को ढूंढने पर फोकस्ड जो उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके आदमियों में से एक वो हैंडकरचीफ डिस्कवर करता है जो ये टियान पीछे छोड़ गया था, जिस पर शैडो असैसिन का सिंबल है। ये उनके शक को कंफर्म करता है कि शाओ और उसके आदमियों की मौत के पीछे एक शैडो असैसिन था। ठीक तभी एल्डर मो, लिनहाई बेस की प्रेस्टिजियस मो फैमिली के ग्रैंड एल्डर और उनके कुछ गिने चुने ग्रेट मार्शल वॉरियर्स में से एक साइट पर एंटर करते हैं। उन्हें देखते ही मो एन घुटनों पर गिर जाता है, अपने बेटे के खोने पर रोता और बिलखता है, जो मो फैमिली का प्रोडिजी था। इसके विपरीत एल्डर मो काम और कंपोज्ड रहते हैं, मो एन को खड़े होने और ढंग से बात करने को कहते हैं। लेकिन मो एन दुख से भरा हुआ रोता रहता है, खुद को संभालने में असमर्थ। वो शोक मनाता है कि उसके बेटे में एक सच में महान मार्शल वॉरियर बनने का पोटेंशियल था, शायद वो जो उनकी फैमिली को महानता के एक नए लेवल पर ले जाता। अपने दुख से स्ट्रगल करते हुए वो ग्रैंड एल्डर को इन्फॉर्म करता है कि शाओ ने अभी मार्शल वॉरियर रियल्म में ब्रेक थ्रू किया था और रिसेंटली अपने सेलिब्रेटरी बैंक्वेट में शामिल हुआ था, सिर्फ ऐसे ब्रूटल अंत से मिलने के लिए। ग्रैंड एल्डर अग्री करते हैं कि शाओ में इमेंस पोटेंशियल था और वो उनके बाद फैमिली में दूसरा ग्रेट मार्शल वॉरियर बन सकता था, एक्नॉलेज करते हुए कि इस ट्रेजेडी ने उनकी फैमिली के फ्यूचर का कोर्स पूरी तरह बदल दिया है। ये कहने के बाद मो एन ग्रैंड एल्डर को क्राइम सीन पर मिला हैंडकरचीफ देता है, भीख मांगते हुए कि वो उसके बेटे के मर्डर को बेकार न जाने दें और शाओ का बदला लें। जैसे ही ग्रैंड एल्डर हैंडकरचीफ एग्जामिन करते हैं, वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये एक शैडो असैसिन का है और अज्यूम करते हैं कि उन फैमिलीज में से कोई एक जो उनसे दुश्मनी रखती हैं जरूर इसके पीछे होगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास साधन और मोटिव होगा ऐसे डेंजरस किलर को डिस्क्रीटली हायर करने का, ताकि किसी इतने इन्फ्लुएंशियल इंसान को एलिमिनेट किया जा सके। हालांकि जैसे ही वो हैंडकरचीफ को करीब से देखने के लिए उठाते हैं, उनकी आंखें सरप्राइज में नैरो हो जाती हैं। वो आयरन फैंग के फेंट ट्रेसेस देखते हैं, एक डिटेल जो उन्हें इंस्टेंटली स्टार्टल कर देती है। वापस स्कूल में जियांग बाओ ये टियान से आयरन फैंग बेस की स्ट्रेंथ के बारे में रैंट कर रहा है, जो एविडेंटली उनके लिनहाई बेस से स्ट्रॉन्गर है। वो ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि मो फैमिली के ग्रैंड एल्डर सस्पेक्ट करते हैं कि लिनहाई बेस में कुछ फैमिलीज हैं जो चुपके से आयरन फैंग बेस के साथ कल्यूड कर रही हैं, पॉसिबली यंगर जनरेशन के एलीट्स को एलिमिनेट करने और फिर पूरे लिनहाई बेस पर कब्जा करने के लिए। अपनी आवाज धीमी करते हुए जियांग बाओ ऐड करता है कि उसने ये भी सुना है कि मो शाओ मार्शल वॉरियर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के ठीक बाद मारा गया। ये सुनकर ये टियान एक शांत एक्सप्रेशन बनाए रखता है, उस ग्रिन को छुपाते हुए जो आने ही वाली थी, राहत महसूस करते हुए कि कोई उस पर क्राइम का शक नहीं कर रहा है। उसी वक्त जियांग ये टियान को लकी कहता है कि वो मारा नहीं गया, क्योंकि शाओ ने प्लान किया था कि एक बार वो मार्शल वॉरियर बन जाए तो वो उसका काम तमाम कर देगा। चुपचाप सुनते हुए ये टियान सोच में पड़ जाता है, याद करते हुए कि वही था जिसने क्राइम सीन पर ली कुन का हैंडकरचीफ प्लांट किया था, वो जिस पर शैडो वर्ड मार्क था, ताकि शक खुद से दूर किया जा सके। लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रैंड एल्डर उस सेम कपड़े पर आयरन फैंग बेस का सिंबल ढूंढ लेंगे। अब ये टियान श्योर नहीं है कि क्या उसने गलती से आयरन फैंग का कोई छुपा हुआ प्लॉट एक्सपोज कर दिया है, या वो बूढ़ा आदमी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए चीजों को ट्विस्ट कर रहा है। अगली सुबह ये टियान जागता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, उसकी बहन ये यू उसे रोकती है, चिंतित होकर पूछती है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। ये टियान उसे बताता है कि वो ट्रेन करने के लिए वाइल्ड जोन जा रहा है, उसे जितनी जल्दी हो सके स्ट्रांग बनना है। ये यू फ्राउन करती है, अपसेट कि वो अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था और पहले ही दोबारा जा रहा है। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाए, वो दौड़ कर आती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है, और ये टियान जेंटली प्रॉमिस करता है कि वो जल्द वापस आएगा। वाइल्ड जोन पहुंचने पर ये टियान एरिया को केयरफुली स्कैन करता है। रूमर्स कहते हैं कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स यहाँ घूमते हैं, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो जानता है कि बहुत गहराई में जाना समझदारी नहीं है। फिलहाल वो आउटर एज पर स्टिक करता है, जहां लोअर लेवल मॉन्स्टर्स लर्क करते हैं, सेफ खेलते हुए, जबकि खुद को स्ट्रांग बनने के लिए पुश कर रहा है। एक डिटरमिन ग्रिन के साथ ये टियान खुद से कहता है कि इस बार वो मार्शल वॉरियर बनकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वो अपना हंट शुरू करता है, जमीन अचानक हिलने लगती है और पैनिक उसके चेहरे पर फ्लैश करता है, जब वो सोचता है कि क्या ये अर्थक्वेक है। लेकिन जब वो घूमता है, वो
वो सोर्स को देखता है, एक आर्मर्ड ऑक्स जिसके पास वीक टियर ब्लड लाइन टैलेंट और लो टियर डिफेंस टैलेंट है। ये टियन उसका स्टेटस विंडो स्टडी करता है और गुनगुनाता है, कामली सिचुएशन एनालाइज करते हुए और सोचते हुए कि क्या मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है। जवाब जल्दी मिलता है जब ऑक्स सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। डॉज करने या पीछे हटने के बजाय ये टियन अपना बैग जमीन पर फेंकता है और हेड ऑन मिलने के लिए आगे लपकता है। हवा में कूदते हुए वो अपना प्राइमोर्डियल डैगर समन करता है और स्ट्राइक करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपना डिफेंस टैलेंट एक्टिवेट कर देता है, अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करते हुए जो हर तरफ से अटैक ब्लॉक कर देती है। ओक्स दहाड़ता है, एक पावरफुल शॉकवेव भेजते हुए जो ये टियान को पीछे ब्लास्ट करती है और उसे पास के एक रॉक में स्लैम करती है। हिट के बावजूद ये टियान एक विकेट स्माइल के साथ खड़ा होता है, मॉन्स्टर के टैलेंट की तारीफ करते हुए और डिक्लेयर करते हुए कि ये जल्द ही उसका होगा। दोनों प्राइमोर्डियल डैगर्स पकड़े हुए वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर आगे बढ़ता है, जबकि मॉन्स्टर अपनी जगह इंतजार करता है, इंटेंसिटी के साथ दहाड़ते हुए जैसे वो अगले स्ट्राइक के लिए तैयार हो। मॉन्स्टर ने अपने खुर से जमीन पर वार किया, उसकी आंखें लाल आग से जल रही थीं, जैसे उसने अपना मुंह खोला और आगे चार्ज किया। अपना डैगर उठाते हुए ये टियान स्मर्क किया और खुद से कसम खाई कि वो लो टियर डिफेंस टैलेंट अपना बना लेगा। बिना हिचकिचाहट के वो आगे लपका और ऑक्स की मैसिव बॉडी पर कूद गया। एक बार उसके सर के ऊपर आकर ये टियान ने रिकॉल किया कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स का सेम वीक स्पॉट होता है। अपने वेपन्स को कस के पकड़ते हुए उसने ऑक्स के प्रोटेक्टिव फील्ड में डैगर्स घुसा दिए। उसने अपनी सारी ताकत उसे तोड़ने में लगा दी, लेकिन बैरियर मजबूती से टिका रहा। फिर उसका डैगर सेम पॉइंट पर स्ट्राइक किया और शील्ड में एक क्रैक आ गया, लेकिन प्रोसेस में डैगर टूट गया। ये टियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लो टियर डिफेंस टैलेंट वाला मॉन्स्टर इतना टफ होगा। जैसे ही उसने ऑक्स पर रीफोकस किया, उसने अपना मुक्का घुमाया और उसे हवा में उड़ा दिया। दांत पीसते हुए ये टियान ने कंट्रोल वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसे पत्थरों के ढेर में फेंक दिया गया, जिससे उसके आसपास धूल का बादल बन गया। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपना दूसरा डैगर पकड़ते हुए वो टैलेंट क्लेम करने के लिए और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हुआ। जितना दर्द उसे महसूस हुआ, उतना ही उसे उस एबिलिटी की चाहत हुई। अचानक एक नोटिफिकेशन उसके सामने पॉपअप हुआ, रिवील करते हुए कि टैलेंट कॉपिंग कूल डाउन 16 डेज था। फिलहाल डिटेल को इग्नोर करते हुए ये टियान ने टूटे हुए डैगर्स में से एक उठाया और रिफ्लेक्ट किया। उसकी एबिलिटीज को जज करते हुए आर्मर्ड ऑक्स, सिल्वर मून, वुल्फ और वाइपर के बीच कहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्स की बॉडी बड़ी थी। अगर वो उसका वीक स्पॉट इन पॉइंट कर सके और प्रिसाइज सरप्राइज अटैक्स लॉन्च कर सके, तो वो जानता था कि उसके पास अभी भी विक्ट्री का रियल शॉट है। शैडो टैलेंट यूज करते हुए ये टियान आगे दौड़ता है, मॉन्स्टर को कई बार सर्कल करता है। उसकी डैगर की टिप प्रोटेक्टिव बैरियर पर बार बार स्ट्राइक करती है, लेकिन ये अभी भी पियर्स नहीं कर पा रही, जबकि शैडो टैलेंट उसके फेवर में काम कर रहा है, मॉन्स्टर को उसके अटैक से अनजान रखते हुए। उसका ब्लेड टैलेंट सॉलिड डिफेंस शील्ड के खिलाफ यूजलेस साबित हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबल रही है, जैसे वो कोई भी वीक स्पॉट ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है। वो सोचने लगता है कि क्या इस डिफेंस टैलेंट में कोई गैप है भी या नहीं, लेकिन करीब से देखने के बाद वो कुछ नोटिस करता है। बैरियर मॉन्स्टर के पिछवाड़े के आसपास नोटिसेबली पतला दिखता है। अपना गाल खुजाते हुए और थोड़ा अनश्योर होकर ये टियन खुद से बड़बड़ाता है कि शायद यही वीक पॉइंट है। बिना वक्त वेस्ट किए वो अपना शैडो टैलेंट एक्टिवेट करता है और अंदर घुसता है, डैगर को ठीक उस स्पॉट पर एम करते हुए। जैसे ही ब्लेड पियर्स करता है, मॉन्स्टर एक थंडरस रोर निकालता है और सेकंड्स के अंदर उसकी मैसिव बॉडी जमीन पर ढेर हो जाती है। म्यूकस का एक पूल उसके नीचे फैल जाता है, जैसे वो वहां पड़ा रहता है, ठंडा और बेजान। एक स्मग लुक के साथ आंखें सिकोड़ते हुए ये टियन गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाता कि उसका अंदाजा आखिरकार सही था, जैसा ये टियन ने एक्सपेक्ट किया था। मॉन्स्टर के मरने के बाद ब्लेड उसकी बॉडी के आर पार आसानी से चला गया, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि चाहे किसी के पास कितनी भी स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी हो, मौत सब कुछ मीनिंगलेस बना देती है। वो मॉन्स्टर के ब्लड को कई ग्लास फ्लास्क में स्टोर करना शुरू करता है, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। जैसे ही वो खत्म करता है, ऑक्स की मोटी खाल नोटिस करते हुए वो जानता है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, तो वो उसकी आंखें और टेस्टिकल्स लेने का भी प्लान करता है। हालांकि सबसे वैल्यूएबल पार्ट सींगों का पैर है, और अपने डैगर की एक स्विफ्ट स्विंग के साथ वो उन्हें साफ काट देता है। सारी लूट अपनी पीठ पर लोड करके ये टियन कल्टिवेट करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ता है। इवेंचुअली उसे एक गुफा मिलती है और वो वहां शांति से सेटल हो जाता है। एक गहरी सांस लेते हुए वो फ्रेश मॉन्स्टर ब्लड अपनी बहन की मूंगफलियों के बगल में रखता है, जिनका यूज वो ऑफुल टेस्ट छुपाने के लिए करता है। फ्लास्क्स को घूरता हुआ वो मार्शल वॉरियर रियल्म में पुश थ्रू करने के लिए उन पर रिलाई करने का प्लान करता है। बॉटल्स में से एक उठाते हुए वो खून गटक जाता है और उसके बाद जल्दी से मूंगफली चबाता है। इंस्टेंटली एनर्जी की एक पावरफुल वेव उसे घेर लेती है और उसका कल्टिवेशन शुरू हो जाता है। 20 दिन बाद गुफा के अंदर ये टियान एक लंबी सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक नीली आग से जल उठती हैं और एक पियर्सिंग स्क्रीम उसके मुंह से फूट पड़ती है, जैसे बिजली पूरी गुफा में दौड़ जाती है। बाहर की जमीन उसके ट्रांसफॉर्मेशन के आफ्टर शॉक से हिल जाती है। दो लड़कियां गुफा के पास खड़ी हैं। उनमें से एक जो लाल क्लोक पहने हुए है, उसे ये अम्यूजिंग लगा है कि कोई ऐसे बंजर और आइसोलेटेड जगह पर मार्शल वॉरियर रियल्म में ब्रेक थ्रू करना चूज करेगा। इसी बीच दूसरी लड़की जो मार्शल पवेलियन सिंबल वाला ब्लैक क्लोक पहने हुए है शांत रहती है, लेकिन एक हल्की मुस्कान देती है। क्लियरली इंट्रीग्ड है उससे, जो वो सेंस कर रही है। वापस गुफा के अंदर ये टीन एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज फील करता है और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये मार्शल वॉरियर रियल्म है। उसका दिमाग जल्दी से उस आर्मर्ड ऑक्स की तरफ शिफ्ट होता है जिसे उसने हराया था, याद करते हुए कि टैलेंट कॉपिंग कूल डाउन 16 डेज था, और रियलाइज करते हुए कि अब 20 दिन हो चुके हैं। वो उस जगह वापस भागता है जहां उसने ऑक्स को छोड़ा था, इस उम्मीद में कि उसका डिफेंस टैलेंट कॉपी कर सके। हालांकि पहुंचने पर उसे सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ मिलता है, जिससे टैलेंट कॉपी करना नामुमकिन हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो मॉन्स्टर को इतने सारे टुकड़ों
टुकड़ों में काटने पर पछताता है। दूसरी तरफ रेड क्लोक लड़की सोचती है कि क्या ये टियान वही हो सकता है जिसने मॉन्स्टर को मारा था। ब्लैक में लड़की सर हिलाती है और डिसएग्री करती है, पॉइंट आउट करते हुए कि क्रीचर को मरे हुए दिन हो चुके हैं, जबकि ये टियान ने अभी मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है। वो ऐड करती है कि एक मार्शल अप्रेंटिस के लिए ऐसे मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन होता, लेकिन फिर भी शांति से उसकी हिम्मत की तारीफ करती है कि उसने ऐसे डेंजरस पहाड़ में स्कैवेंज करने की हिम्मत भी की। घर वापस जाने से पहले ये टियान स्विम करने के लिए अपने कपड़े उतार देता है क्योंकि उसने वाइल्ड जोन में 20 दिन बिताए हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां जल्दी से फ्रीक आउट हो जाती हैं और पूरी तरह शर्मिंदा होकर जाने का फैसला करती हैं। बाद में लिनहाई बेस के मार्शल मार्केट प्लेस में ये टियान एरिया एक्सप्लोर करता है और इम्प्रेस्ड है कि मार्केट कितना मैसिव है। जैसे वो आगे चलता है वो अपने सामने मार्शल पवेलियन नाम की एक शॉप देखता है, वही जिससे वो लड़कियां जुड़ी हुई थी। लाल क्लोक वाली लड़की अपनी दोस्त को ब्लैक क्लोक में कोहनी मारती है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये वही लड़का है जिसे उन्होंने पहले देखा था। फेमिलियरिटी का एक अजीब एहसास महसूस करते हुए ये टियान लड़कियों की तरफ मुड़ता है और जब वो ब्लैक में लड़की से आंखें मिलाता है कुछ क्लिक करता है। शॉक्ड होकर वो पूछता है कि क्या वो ये यू उसकी बहन है। जब ये टियान लड़की को आवाज देता है उसे अपनी बहन समझकर वो जल्दी ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन जब वो उसकी स्टेटस विंडो पर नजर डालता है उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। ये लड़की तो एब्सोल्यूट जीनियस है। उसका नाम यू लिंग है और उसके पास हाई टियर कल्टिवेशन टैलेंट, मिड टियर स्वॉर्ड टैलेंट और लो टियर स्पीड टैलेंट है। लाल क्लोक वाली लड़की शाओ यू ये टियान पर गुस्सा हो जाती है अपनी दोस्त को बहन कहने के लिए और उसे प्रेज करने के लिए, जबकि वो उसके शब्दों में एक स्कैवेंजर है। ये टियान कंफ्यूज रह जाता है, सोचते हुए कि क्या नहाने के बाद भी उसमें से बदबू आ रही है। युएलिंग शांति से शाओ यू को वार्न करती है कि वो लापरवाही से बात न करे। आवाज नीचे करके वो शाओ यू को कुछ फुसफुसाती है और जाने से पहले उसे अकॉर्डिंगली एक्ट करने को कहती है। इंस्टेंटली शाओ यू का पूरा डिमीनर बदल जाता है। वो रिस्पेक्टफुली झुकती है और अपनी पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी लेडी युएलिंग ने उसे करेक्ट किया है। वो आगे ऐड करती है कि युएलिंग को इंपॉर्टेंट काम की वजह से पहले निकलना पड़ा। ये टियान का हाथ पकड़ते हुए वो अज्यूम करती है कि वो यहाँ सप्लाईज बेचने आया है और इंसिस्ट करती है कि उनके पहले के बिहेवियर की वजह से वो जो कुछ भी बेचना चाहता है उसका डबल प्राइस देंगे। दो वॉलंटियर्स लूट से भरा उसका बैग लेते हैं और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। अंदर जगह रेयर और हाई क्वालिटी आइटम से भरी हुई है, जो साबित करता है कि ये मार्शल मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी शॉप है। लड़कियों में से एक उसे चाय ऑफर करती है और बाहर जाने से पहले इन्फॉर्म करती है कि आर्मर्ड ऑक्स के हॉर्न्स और लेदर की वैल्यू 20,000 युआन होती है। जैसा वादा किया था वो इसे डबल कर देंगे, यानी 40,000 युआन। ये टियान के लिए ये सरप्राइज बनकर आता है, जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने पैसों के साथ वहां से निकलेगा। थोड़ी देर बाद शाओ यू उसे 4 व्हाइट कार्ड्स देती है, हर एक की वैल्यू 10,000 युआन है। एक्साइटमेंट से ग्रिनिंग करते हुए ये टियान सोचे बिना नहीं रह पाता कि ये देखकर कितनी खुश होगी। जैसे ही वो जाने वाला होता है शाओ यू ऐड करती है कि मैनेजर यू लिंग ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है कि वो उसे बता दे कि अपॉलॉजी के एक और जेस्चर के तौर पर वो जो कुछ भी खरीदना चाहता है उस पर उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर ये टियान डिसाइड करता है कि वो खुद को रोकेगा नहीं और शॉप का रेफरेंस मेन्यू ब्राउज करना शुरू करता है। जैसे ही वो लिस्ट स्क्रॉल करता है उसे प्राइसेस रिडिकुलसली हाई लगते हैं और मन ही मन बड़बड़ाता है कि कल्टिवेशन एसोसिएशन को कंट्रोल करने वाली बड़ी फैमिलीज ही रीजन है कि सब कुछ इतना ओवरप्राइस्ड है। फिर भी वो एक प्रोफाउंड ट्रेनिंग मैनुअल, एक मॉन्स्टर डायरेक्टरी, 3 बॉटल्स मिड टियर मॉन्स्टर ब्लड और 3 रेस्टोरेटिव एलिक्सर्स खरीदने पर सेटल होता है। कुल मिलाकर इसकी कॉस्ट 78,500 युआन होती है, लेकिन डिस्काउंट और थोड़ा राउंडिंग डाउन के साथ उसे सिर्फ 70,000 युआन पे करने हैं। ये टियान गोल्ड कार्ड हैंड ओवर करता है, खुश है कि उसने लीक उनके पैसे ले लिए थे, लेकिन डीप डाउन वो जानता है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि शॉप पर किसी ने उसे स्कैवेंजर कहा था। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने उसमें क्या देखा, लेकिन वो क्लियरली उसे किसी वजह से डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। जब स्टाफ और कुछ नहीं कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन शाओ यू उसे रोक लेती है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी ग्रिन बनती है। वो जानता था कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। शाओ यू फिर उसे बताती है कि अगर वो विलिंग हो तो उसकी मैनेजर उससे मिलना चाहेंगी। आगे बढ़ते हुए ये टियान सेकंड फ्लोर पर एक हॉल में पहुंचता है और जिस पल दरवाजा खुलता है वो यू लिंग को वहां शांति से चाय पीते हुए देखता है। वो स्टन्ड है कि वो कितनी ज्यादा उसकी बहन से मिलती जुलती है, लेकिन वो उस ख्याल को साइड में रखता है जैसे ही वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यू लिंग पोलाइटली उसका स्वागत करती है और मेंशन करती है कि वो मोहाई बेस से है। जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं ये टियान उसका हाई टियर कल्टिवेशन टैलेंट कॉपी करने में कामयाब हो जाता है और एक हल्की ग्रिन के साथ वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। यू लिंग ये टियान को बैठने का इशारा करती है और जैसे वो उसके लिए चाय डालती है एक्सप्लेन करती है कि जो कोई भी मार्शल पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर कदम रखता है उसे एक वैल्यूड गेस्ट माना जाता है। कंफ्यूज्ड होकर ये टियान एडमिट करता है कि वो कॉमन बर्थ से है और उसका किसी पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कोई टाई नहीं है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि उसे वैल्यूबल क्यों कहा जाएगा। यू लिंग एग्री करती है, लेकिन कामली पॉइंट आउट करती है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली उसी में है, उसकी इंडिपेंडेंस और एफिलिएशन की कमी में। ये टियान जवाब में कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपचाप नोट करता है कि ये लड़की कितनी कंपोज्ड और थॉटफुल है। उसकी बहन ये यू से बिल्कुल अलग। बिना वक्त वेस्ट किए यू लिंग टेबल पर एक सिंबल स्लाइड करती है और उसे इन्वाइट करने का असली रीजन रिवील करती है। वो चाहती है कि वो उसका मार्शल पवेलियन ज्वाइन करे। जिस तरह से वो ये कहती है वो उसे ये यू की याद दिलाता है, कोई ऐसा जिसे वो कभी न कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर भी वो कुछ ऐसा पूछता है जो उसके दिमाग में चल रहा है। मोह है एक मैसिव बेस है जो टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है, तो वो उस जैसे किसी को क्यों चाहेंगे, एक नॉविस मार्शल वॉरियर को। यू लिंग उठती है और एक्सप्लेन करती है कि मोह जैसे बेसिस पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां टैलेंट की कमी
कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो हमेशा और की तलाश में रहते हैं। ये टियान खुद को अनएक्सपेक्टेडली इम्प्रेस्ड पाता है। वो एक नाजुक लड़की दिख सकती है, लेकिन उसके शब्दों में वजन और विजन है जो उसकी सिली सिस्टर कभी मैनेज नहीं कर सकती। उसे सोच में डूबा देकर शाओ यू बीच में बोलती है और सजेस्ट करती है कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऐड करते हुए कि पावरफुल फैमिलीज के एलीट डिसाइपल्स भी उसकी लेडी को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते। ये टियान जानता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर भी वो ये भी समझता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का मतलब है फ्रीडम गिव अप करना और एक्सपोजर का रिस्क लेना। अगर किसी को उसकी सीक्रेट एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो ये एक ग्रूसम डेथ की वजह बन सकता है। सेफ और इंडिपेंडेंट रहने की चाहत में वो हिचकिचाता है। यूएलिंग उसकी रिलक्टेंस नोटिस करती है और डायरेक्टली रीजन पूछती है। एक ऐसे चेहरे को ना कहने में स्ट्रगल करते हुए जो उसकी बहन से इतना मिलता है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है आयरन फैंग इन्वेजन के रूमर्स बीच में लाते हुए। वो कहता है कि उस इंसिडेंट ने कई पॉलिटिकल फैमिलीज के बीच केओस पैदा किया, लेकिन आयरॉनिकली उसने उसे शांति दी। इसलिए वो उनकी तरह जीना या उन जैसे लोगों को सर्व नहीं करना चाहता।